पिछले 70 साल से इस देश में धर्म के नाम पे अधर्म हुआ है, सच बात ये है। आपकी बात राहुल गांधी सुन रहे हैं, ये बात बाहर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है। ये जो होता है ना चुपचाप से डेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भैया, खुल के मैं उनके साथ। इंडिया अलायंस में एक वो पार्टनर अब आ रहा है या आ चुका है जिसको छोड़कर आप एक वक्त आए। इंडिया कोलिशन जो है, कोई मेरा बच्चा तो है नहीं, मेरी कंपनी तो है नहीं जिसके अंदर कोई दूसरा आके बैठ गया हो। भैया उनका अलायंस है, मैं तो बाहर से खड़ा होकर बता रहा हूँ अच्छा बुरा क्या है। ये मीठा मीठा वो बोलते हैं या ये मतलब इनबिल्ट है या कोई प्रैक्टिस करते हैं मीठा बोलने का? आकाशवाणी दूरदर्शन की हिंदी बोलने वाला केवल एक ही परिवार उस शहर में था, वो मेरा परिवार था, तो वो मेरी भाषा बन गई। योगेंद्र यादव क्या आंदोलनों के पोस्टर बॉय के रूप में उन्हें देखा जा सकता है? पोस्टर बॉय जैसा तो चेहरा नहीं है ना मेरा। कई लोग आपको सलीम भैया कह करके बुलाते हैं, आखिर वो किस्सा क्या है? भगवंत मान अभी भी शराब के मुद्दे पर घिरते हैं और क्या आपने कहा घिरते या गिरते? सुन नहीं पाया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मूड ऑफ द नेशन इतनी तेजी से और इस हद तक बदल रहा है? अपने आप को बेवकूफ बनाना बहुत समझदारी का लक्षण नहीं है। दुनिया को बेवकूफ तो सारे लोग बनाते ही। वो आपको वीडियो देखते हैं या आपको बोलते हुए सुनते हैं तो उनका ये कहना होता है इसी बढ़िया अंग्रेजी बोला है, इसी बढ़िया हिंदी बोला है, तो इन तो मैंने सोचा मेरी हिंदी को सुन के वो कहते हैं बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ, नहीं, अंग्रेजी भी सुनते हैं आपकी। क्या है आम आदमी पार्टी की यूएसपी? ऐसे वैक्यूम में अगर कोई एक नई पहचान लेके आए तो लोगों की एक स्वाभाविक उसके प्रति आकर्षण बनता है। आपकी एमएसपी की जो ट्रेन थी वो कहाँ छूट गई? एमएसपी की मांग रह गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसके लिए संघर्ष करना होगा। चुनाव होंगे तो उसमें बैलेट पेपर्स होने चाहिए या फिर ईवीएम्स होने चाहिए? एकमात्र एविडेंस जो अभी आया है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बहुत शानदार पेपर लिखा है जिसके बारे में तमाम बहस हो रही। 2019 के चुनाव में कुछ हेराफेरी हुई है, वो पेपर कहता है, लेकिन वो ईवीएम को दोष नहीं देता। राजनीति तो देखिए फायदे का खेल है इसमें तो खैर, और अपना अपना टेक है इस पर। आप कैसे मान सकते हैं? जयप्रकाश नारायण राजनीति नहीं करते थे। मैं अजीब सोच, देखिए मैं कितना देश कैसा हमारा कहाँ पहुँच गया है। भारत जोड़ो यात्रा 2 होगी क्योंकि बहुत कॉमन सवाल हो गया है। इसके बारे में आज मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा चल रही है। मेरे ख्याल से फाइनल फैसला नहीं हुआ है। टीवी चैनल पर देख लिया जाए तो वही नेता आपस में लड़ते हुए भी नजर आते हैं, तो चल क्या रहा है ये, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना चाहिए क्या चला रहे हो आप लोग? नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आपका इस्तकबाल करता हूं। और दरअसल इस मंच से जब हम बात करते हैं तो कई सारी बातें होती हैं और ज़रूरी बातें होती हैं। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, पूर्व प्रोफेसर, यूजीसी के पूर्व मेंबर और वीआरएस लेकर सेफोलॉजिस्ट। जी सही सुना है आपने, वीआरएस लेकर सेफोलॉजिस्ट, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि पहले वो भविष्य बताने का काम करते थे, अब खुद अपना भविष्य बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी की। योगेंद्र यादव जी आज हमारे मंच पर हमारे मंचासीन अतिथि हैं और तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल सर आपसे यही आ रहा है कि दरअसल जिस तरह से इस देश में वर्तमान की राजनीति है उसमें हम देखते हैं कि जिस इंडिया का जो अलायंस बनाए, नया अलायंस बनाए, उससे आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं दिखते हैं। आप इस जैसे जो बड़े अलायंस बनते हैं इनसे कन्विंस नहीं दिखते हैं, और इसके साथ साथ आप एनडीए की तरफ कोई बात रख ही नहीं सकते हैं। आप किस धार में हैं या आप मझधार में हैं? पहले तो आप अपने बारे में बताइए। अविचल भाई, मेरे बारे में कुछ है ही नहीं। पहले तो आपने कहा कि मैं अपना भविष्य बनाने की कोशिश करता हूँ। अपना नहीं, वो आपने बाकी सब चीज़ें बहुत ठीक बताई हैं। अपना उसमें थोड़ा आपने इंसर्ट कर दिया। अब पत्रकार का अधिकार है थोड़ा बहुत कुछ ऐसा काम करना। अपना भविष्य बनाता भैया तो इस कुर्सी पे काहे को बैठा होता, कोई दूसरी कुर्सी पे बैठा होता ना। तो कहाँ खड़े हैं? मेरी अपनी समझ है कि जो भारत का स्वधर्म है उसके साथ खड़ा हूँ। गीता देखिए, दूसरे आप हमारे ग्रंथ देखिए, उसमें स्वधर्म की चर्चा है। स्वधर्म को आमतौर पे हम जाति का धर्म, व्यक्ति का धर्म देखते हैं। देश का भी कोई स्वधर्म हो सकता है, वो हम नहीं देखते। और मुझे बहुत वक्त से लगता है कि इस देश का एक स्वधर्म है, और पिछले कुछ वक्त से, मतलब वैसे तो पिछले 70 साल से इस देश में धर्म के नाम पे अधर्म हुआ है, सच बात ये है, मगर अब तो एकदम विधर्म इस सेंस में
कि पहले तो था कि हाँ भी जैसे मंदिर में करते हैं ना, सुबह आरती पूजा कर ली, उसके बाद दिन भर जो करना है किया। अब ये पिछले 70 साल से हुआ इस देश में। अब आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं कि ये धर्म हुआ ही कैसे, ये संविधान कैसे, ये तो हमारे देश का धर्म नहीं है। तो इस वक्त हमारे देश के स्वधर्म को अभूतपूर्व चुनौती है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? जो उस स्वधर्म को बचाना चाहते हैं किसी भी कारण से, चाहे व्यक्तिगत कारण से बचाना चाहें, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बचाना चाहें या वैचारिक दृष्टि से बचाना चाहें, जो आज भारत का स्वधर्म बचाना चाहे उसके साथ खड़ा हूँ। जो आज भारत के स्वधर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेरी ताकत है उससे उनके खिलाफ खड़ा हूँ। तो मैं कहीं मझधार में नहीं हूँ, कम से कम अपनी नज़र में तो नहीं हूँ, आपकी नज़र में हो सकता है। मैं इस सवाल का एक्सटेंशन वर्जन ले लेता हूँ। दरअसल कल हमारी रशीद किदवई जी से एक मुलाकात हो रही थी, ऑनलाइन मुलाकात, जिसमें रशीद किदवई जी ने एक कोट कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस वक्त जो हैं योगेंद्र यादव जी की बड़ी सुन रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये कि वो उनकी खूब सुन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि शुरुआत में वो थे एज ए सिविल सोसाइटी के तौर पर गए थे, लेकिन राहुल गांधी उनकी खूब सुन रहे हैं। आज हमने उसका एक तरीके से सबूत देखा। अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी जी कहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन उस गाड़ी में आप भी बैठे हैं और वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद जो है बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वो एयरपोर्ट चले जाते हैं और आप हमारे साथ यहाँ पर मशगूल हो जाते हैं। तो ये जो बात है कि आपकी बात राहुल गांधी सुन रहे हैं, ये बात बाहर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है। आप तो इसे ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे बहुत कोई खुफिया खबर नहीं, खुफिया खबर नहीं। मैं वैसे ही बता देता आपको। नहीं, बात खुफिया खबर ये जो होता है ना, चुपचाप से डेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भैया। खुल के मैं उनके साथ, मैं जब किसी व्यक्ति के साथ 3000 किलोमीटर यात्रा में चला, खुल के चला, तो इसमें अब छुपने की क्या बात है। देखिए, मैंने तो बिल्कुल खुल के, मैं आपको एक बार बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, हमारा अपना एक दल है स्वराज इंडिया। हमने 1 साल पहले लिख के फैसला किया, रेजोल्यूशन पास करके, कि इस वक्त देश में जो संकट है वो देखते हुए हमें इस वक्त अपने दल विस्तार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम इस वक्त जो देश का संकट है केवल और केवल उसको एड्रेस करेंगे। जब घर में आग लगी हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि कौन पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। बाल्टी का रंग लाल है, पीला है, नीला है, मेरी बला से जो भी है, आप उसको कहते हैं ना, भैया तुम भाई है, चल आ करते हैं। आज देश की वो स्थिति है, हमने फैसला किया है। और इसलिए जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जिस वक्त लोग कह रहे थे कांग्रेस की तो नैया डूब गई है, बिल्कुल कौन इसके साथ आएगा, हमने तब खुल के सार्वजनिक फैसला लिया कि हम इस यात्रा का पूरा समर्थन करेंगे। और केवल अकेले नहीं, 150 और संगठनों को बुलाया, सबने मिलकर समर्थन किया। यात्रा में मैं 3000 किलोमीटर में से 2000 में कम से कम साथ चला। और उसके बाद हमने भारत जोड़ो अभियान बनाया, जो बिल्कुल इसके प्रति समर्पित है कि इस वक्त इस देश के संकट का मुकाबला करने के लिए 24 के चुनाव में जिस भी तरीके से सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है, हम वो प्रयास करेंगे। तो मेरे लिए तो बिल्कुल 77 वाली कहानी है, बस पाले बदल गए हैं। 77 में जैसे लगता था कि अगर इस देश को बचाना है इमरजेंसी से, डिक्टेटरशिप से, तो एक ही तरीका है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हराया जाए, है ना। और वो धर्म का काम था, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो धर्म का काम था उस वक्त देश को बचाने के लिए। बाकी सब चीज़ें इररिलेवेंट थी, मोरारजी देसाई बनते हैं, जगजीवन राम जी बनते हैं, जो मर्जी बनता है। इसी तरह से आज इस देश को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, बिना संकोच, बिना किसी दुविधा के हम उसका सहयोग कर रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस कर रहा है, बिना संकोच के उसका समर्थन कर रहे हैं। आपने कहा अलायंस को लेके मेरे मन में दुविधा रहती है, वैसे आपने ठीक कहा, मैंने लिखा भी है कि कोई अगर ये सोच रहा है कि इंडिया अलायंस बनने से कोई जादू हो जाएगा तो ये गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि जहाँ जितना सीट एडजस्टमेंट होना था वो ऑलरेडी हो रखा है। इंडिया अलायंस से कोई नए वोट जुड़ जाएंगे या सीट जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया अलायंस बनना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए देश के सामने छवि रखने के लिए, देश के सामने विकल्प रखने के लिए, और अगर ये ज़मीन पे आके संघर्ष भी कर सकते हैं, तब इंडिया अलायंस से जादू होगा। खाली वोट सीट्स के जादू से काम नहीं चलेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन सिद्धांत रूप में आज इंडिया अलायंस को हम पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं।
तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके यहाँ मैं वहीं से राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग करके ही आ रहा हूँ। कल मेरी जयंत चौधरी जी से मीटिंग हुई, वो थोड़ी देर बाद फोटो आएगा तो मैं पहले ही आपको बता दूँ। कल जयंत चौधरी जी से मीटिंग हुई थी और 5-7 दिन पहले टीएमसी के लोगों से मैंने मीटिंग की है। सबसे कोशिश कर रहे हैं इस वक्त जो कोई भी जिस भी मकसद से, जिस भी नीयत से देश बचाने के काम में है, मैं उनके साथ हूँ। सर, आपने 77 की बात की, इंदिरा गांधी के मैसिव मैंडेट को एक पार्टियों के समूह ने, विपक्ष के एक समूह ने मिलकर तोड़ा। फिर राजीव गांधी का उदाहरण हमारे सामने है कि इतना मैसिव मैंडेट था, फिर विपक्ष के एक समूह ने मिलकर उसको तोड़ा। 2004 का हमारे सामने एक उदाहरण है कि जब राइजिंग इंडिया का नारा इस देश में चल रहा था और शिमला समझौते में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का एक गठबंधन बनाया, वो फिर एक उन्होंने सरकार बदली और अब एक बार फिर ये इंडिया गठबंधन बना है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। लेकिन आपने जैसा कहा कि ये सैद्धांतिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटों के एडजस्टमेंट या फिर हार जीत की बात से। क्या आप ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने लाल किले के भाषण में ये कहा कि मैं 2024 में फिर से झंडा फहराऊंगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक सैद्धांतिक लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हार जीत के नज़रिए से अभी बीजेपी या एनडीए ही रेस में आगे है? नीरज जी, चूंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र कर ही दिया, मैंने तो नहीं किया था, आपने कर दिया, तो अब कुछ कहना पड़ जाएगा। देखिए, लाल किले से ये सब कहना तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी नेता का दायित्व होता है, धर्म होता है, अधिकार भी होता है कि एक आत्मविश्वास जताए, अपने कार्यकर्ता में विश्वास लेके जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता था कि एक सामान्य शालीनता इस देश में होती है कि जब आप कहते हो कि अगले 1 साल बाद ये मेरी बिल्डिंग 5 मंजिला बन जाएगी, साथ में आप कहते हो कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जो ऊपर वाले में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो कहता है आपके आशीर्वाद से मैं अगली बार। प्रधानमंत्री को ये कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। धर्म कर्म में वो विश्वास करें ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, वो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा होनी चाहिए कि अगर आपका आशीर्वाद रहा, या अगर भी छोड़ दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं अगली बार लाल किला भी आऊँगा, इतना कहने का भी अधिकार बनता है। लेकिन जहाँ आपका आशीर्वाद गायब हो जाए या उसका कोई सेंस कि कोई दूसरा मुझे लाएगा, वहाँ एकदम शुद्ध अहंकार की ध्वनि आती है। और मुझे लगता है कि इस सत्ता का अहंकार अब उस सीमा पे पहुँच गया है जहाँ वो पलट के काटना शुरू कर देता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि इंडिया बनाने भर से कोई जादू हो जाएगा, है ना। ये पिछले आपने उदाहरण बताए, सही है, लेकिन अगर कोई ये मान के चल रहा है कि भाई अब इंडिया कोएलिशन बन गया, अब वो जनता पार्टी वाला चमत्कार हो ही जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि केवल सीट, देखिए भारत का जो एक ज्योग्राफी है, इलेक्शन की ज्योग्राफी है, वो कुछ ऐसी है कि काफ़ी इलाकों में जहाँ जहाँ अलायंस कोएलिशन बनना था वहाँ ऑलरेडी बना हुआ था। तमिलनाडु में बना हुआ था, केरला में जैसा है वैसा है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, बिहार में है, कोई इंडिया से तो बना नहीं है। और जहाँ कठिन है बनना, वहाँ आज भी कठिन है, वो यूपी है, दिल्ली है। और एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कौन किससे कोएलिशन करेगा भैया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कोएलिशन का कोई चक्कर ही नहीं है ना। इस वक्त देश का जो ज्योग्राफी है वो 1977 वाली नहीं है, 1989 वाली नहीं है। अब इंडिया बनाने के बाद कुछ करना होगा। अगर इंडिया बनाना अपने आप में उपलब्धि हो गई है तो मेरे ख्याल से इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इंडिया बना के आप देश के सामने नया एजेंडा पेश करें, कहें कि हम ये 5 चीज़ करेंगे जो ये सरकार नहीं करती, अगर आप ज़मीन पर संघर्ष करें, और मैंने वही लिखा भी था, कहा भी था कि संसद से बड़ी है सड़क, संसद की यूनिटी से कोई बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। आप सड़क पे अगर यूनिटी करते हैं, अगर महंगाई के सवाल को सड़क पे ले जाने की हिम्मत करें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा सवाल है इस वक्त देश का, उसको आप सड़क पे ले जाएं, और अगर अडानी का भंडाफोड़ सड़क पे कर सकें ये इंडिया वाले, फिर देखिए देश कैसा पलटता है। आपको नवासी और बोफोर्स तो उसके सामने बच्चा नजर आएगा। योगेंद्र जी, चूंकि इंडिया अलायंस की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि आपके साथ बड़ा मजाक हो गया। मजाक यूं हुआ कि इंडिया अलायंस में एक वो पार्टनर अब आ रहा है या आ चुका है जिसको छोड़कर आप एक वक्त आए,
और आप आज के दौर में कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति से लड़ने का वक्त है। आप ही के बयान को कोट कर रहा हूं, आप ही ने कहा कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जिसके हाथ में एक हाथ में पेट्रोल है और दूसरे हाथ में पानी है। तो कैसे आप मंच साझा कर लीजिएगा वैसे व्यक्ति के साथ? राहुल गांधी तो कर रहे हैं, मुलाकात भी होती है, बोलते नहीं हैं आप क्या कि वो नफरत वाले लोग हैं, क्यों साथ में आ रहे हैं? या फिर चुनाव लड़ना है, सिर्फ जीत जाना है, बीजेपी को हटाना है, यही मकसद है? पहली बात तो कि इंडिया कोलिशन जो है, कोई मेरा बच्चा तो है नहीं, मेरी कंपनी तो है नहीं जिसके अंदर कोई दूसरा आके बैठ गया हो। भैया उनका अलायंस है, मैं तो बाहर से खड़ा होकर बता रहा हूँ अच्छा बुरा क्या है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के दंगों में भूमिका ली वो शर्मनाक थी। इसमें जिस तरह से मैं कहता हूँ 1984 में इस देश में जो हुआ शर्मनाक था, और उस समय की जो रूलिंग पार्टी थी उसको उसका नैतिक दायित्व लेना पड़ेगा। इसी तरह से दिल्ली दंगों में आम आदमी की पार्टी की जो भूमिका थी, जो चुप्पी की और वो अकर्मण्यता की, शर्मनाक चीज़ थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब घर में आग लगी होती है, जो आके आग बुझाने का उस वक्त काम करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमसे तो 4 महीने मेरी बात नहीं हो रही थी, तुम्हारी तो नीयत ऐसी है, पानी तो डाल रहे हो लेकिन पीछे तुम्हारी नीयत ये है। मैं वो सब का विश्लेषण अभी नहीं करूँगा। आज जो बचाए, अगर उस तरह से विश्लेषण करते तब तो इमरजेंसी के खिलाफ कोलिशन बन ही नहीं सकता था, है ना। तो आज अगर आम आदमी पार्टी पूरे मन से इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहती है तो मुझे लगता है कि सबको स्वागत करना चाहिए। मेरे अपने इसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं और ये सब हैं, ये क्यों मैटर करें यार। ज़िंदगी को कितना इंसान अपने दृष्टि से देखे। सारी दुनिया को मैं अपने कोने में बैठ के देख रहा हूँ, अच्छा मेरे लिए ये अच्छा, मेरे लिए वो बुरा, क्या फ़र्क पड़ता है। 20 साल में कहाँ होंगे हम लोग, देश होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, दुनिया होगी, उसके लिए करें, अपने को थोड़ा छोटा रख लें तो। योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, और आपने जो भी बयान दिया थोड़ी देर पहले उसी से रिलेटेड है। आपने कहा कि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा अधर्म हुआ देश में पिछले 70 साल में। कौन है जिसने धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा अधर्म देश में किया पिछले 70 साल में? कौन दोषी है? क्योंकि देश बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं। सरकारें आई गई, मुद्दे वही रहे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। यही मुद्दे कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी उठे थे, आज बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यही मुद्दे हैं। लेकिन पक्ष और पाला कैसे बदला जाता है? हैं भी और नहीं भी हैं। पिछले 70 साल में किन्होंने अधर्म किया? वो सब जो सत्ता में थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, जिसमें तमाम दूसरी पार्टियां थी। देश के संविधान के जो मूल्य थे उनके साथ अगर उन्होंने 70 साल में न्याय किया होता, बीच में बीजेपी की सरकार भी रही, जनता पार्टी, जनता दल की भी रही, अगर इन सब ने न्याय किया होता तो नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी आती, है ना। तो निश्चित ही देश के जो संवैधानिक मूल्य थे उनके साथ न्याय नहीं हुआ, निश्चित ही भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। इसको मैं अधर्म बोलता हूँ कि आप कहते तो हाँ जी सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन चुपचाप से कुछ और करते हो। लेकिन आपने कहा वही सब मुद्दे आज हैं, यहाँ मेरी आपसे थोड़ी सी असहमति है। वो सब मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, कितना भयानक है। आप ही तो देखिए ना, आपने जरूर रिपोर्ट किया होगा, एक हफ्ता पहले सीएजी ने क्या क्या रिपोर्ट निकाले हैं। भाई भतीजावाद, नाम तो कांग्रेस का लेते हैं, बीजेपी भरी हुई है इन भाई भतीजों से, तो बिल्कुल वो मुद्दे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन आज एक नया मुद्दा है जो बाकी पुरानी चुनौतियों से बड़ा है और भिन्न है, और वो ये है, आज संवैधानिक सत्ता पे बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की नीयत से देश में आग लगा रहे हैं। आज इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से जीत के सत्ता में आए हुए लोग आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं कि इस देश का संविधान बदलना पड़ेगा। आज लोग बोल रहे हैं कि ये देश के जिन मूल्यों के साथ देश की आज़ादी का आंदोलन, संविधान तो फिर भी छोटी चीज़ है, संविधान क्या है इस देश का? संविधान इस देश के आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए मूल्यों का एक कपड़ा छान निचोड़ है। और इस देश का आज़ादी का आंदोलन क्या है? 5000 साल की हमारी सभ्यता के जो मूल्य हैं उसको आधुनिक संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश है। आज जो देश की चुनौती है वो चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये सब तो हुआ, देश ने किया, इसको डील भी करेंगे और सबको ठीक कर लिया, जनता फाइनली सबका कान पकड़ के उतार देती है। आज जो चुनौती है वो ये कि आज घर में आग लगाई जा रही है,
आज जो चुनौती है वो ये कि 5000 साल से ये सभ्यता जिस आधार पे जी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज जो चुनौती है वो ये कि इस देश के स्वधर्म को खुल के धता बताया जा रहा है। इसलिए आज की चुनौती पहले से भिन्न है, बड़ी है। पाला बदलने का आपने हल्का सा इशारा किया, मुझे अच्छा लगा। आजकल जर्नलिज्म में तेवर आ रहा है, वो भी रूलिंग पार्टी में भी आता होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये तेवर दोनों तरफ रहे, कितना अच्छा लगता है। पाला बदलना वो होता है जहाँ एक तरफ गुड़ दिखे तब आप पाला ले लें, दूसरी तरफ गुड़ दिखे तब ले लें। जो एक तरफ लाठी खाए और फिर दूसरी तरफ आके लाठी खाए, उसके लिए आपको नया शब्द ढूंढिएगा, बड़ा अच्छा होगा, है ना? बिल्कुल योगेंद्र जी, आप तेवर की बात कर रहे हैं। मैं अभी घर से निकला, मैं आपको दिख नहीं रहूँगा। मैं अभी घर से निकला, मेट्रो में मेरे पिताजी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, योगेंद्र जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक बड़ा सवाल है, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं गुड़ खा के बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछना ज़रा कि ये मीठा मीठा वो बोलते हैं या ये मतलब इनबिल्ट है या कोई प्रैक्टिस करते हैं मीठा बोलने का? ऐसा बहुत लोग कहते हैं। मैं आपको पलट के कहता हूँ, आपके घर परिवार में ऐसा लोग नहीं है जो शालीनता से बात करते हैं, जो प्यार से बात करते हैं, जो चिल्लाते नहीं हैं, जो ऊटपटांग आरोप नहीं लगाते हैं, दूसरे पे उंगली दिखा दिखा के बात नहीं करते हैं। घर परिवार में होते हैं ना ऐसे सबके लोग। बहुत सामान्य चीज़ है। असामान्य क्या है कि लोग टीवी पे वो जो शालीनता का सामान्य व्यवहार होता है वो करना भूल गए हैं। टीवी पे बदतमीजी जो है वो एक संस्कृति बन गई है। तो दिक्कत ये नहीं है कि मैं बहुत विचित्र हूँ, दिक्कत है कि टीवी बड़ा विचित्र इस देश का है। हमारे सबके घरों में ऐसे लोग होते हैं जो आराम से ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैं बात करता हूँ। आप अपने भाई से कैसे बात करते हैं? प्यार से बात नहीं करते? करते हैं ना। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे ही हाथ में माइक आता है या सामने कैमरा दिख जाता है एकदम तेवर बदल जाते हैं, जो सामान्य ज़िंदगी में बदतमीजी कहलाएगी वो हम करना शुरू कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ज़रा पूछिए तो। और ज़रा आप, मेरे को विश्वास है आपके पिताजी आपसे प्यार से ही बात कर रहे होंगे, है ना? तो अगर वैसा कर लिया जाए तो क्या बुरी बात है, इसमें कितनी अजीब बात है। मेरे केस में सिर्फ ये मैं सार्वजनिक जीवन में क्यों करता हूँ उसके शायद दो कारण हैं। एक तो मुझे बहुत सहज लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, इंसान को ऐसे ही बात करनी चाहिए। मतलब मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं क्यों आपसे ऐसे झल्ला के बात करूँ। और दूसरा, मेरा खुशकिस्मती ये रही कि मेरे पास एक पिताजी का संस्कार था। पिताजी तो इतना बोलते थे कि आप जितना दूर खड़े हैं आपको उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, वो बहुत इतना बोलते थे। फिर मेरे वैचारिक गुरु किशन पटनायक, उनसे जो संस्कार मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो घर की शालीनता है सार्वजनिक जीवन में भी की जा सकती है। सार्वजनिक जीवन में होके भी आप संकोची हो सकते हैं, आप सच्चाई बोल सकते हैं, आप शालीनता से बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस ये मेरे को उनसे हिम्मत मिल गई। दरअसल ये सवाल जो है एक्सटेंशन में इसलिए जाता है कि वो पुट जाता है कि हरियाणा वाला पुट नहीं आता है। योगेंद्र जी का कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है कि वो हरियाणी भी नहीं लगते। दरअसल मेरी हरियाणा में परवरिश हुई नहीं है। मेरा पैदाइश हरियाणा की है, गुड़गांव की। मेरा गांव हरियाणा में है, रेवाड़ी के पास, लेकिन पिताजी की नौकरी राजस्थान में थी। तो मेरा सारा जो परवरिश है वो राजस्थान की है। और मेरी माँ किसी कारण से, उनके मतलब मेरी नानी की शादी इलाहाबाद में हुई थी, तो मेरी माँ इलाहाबाद का संस्कार था उनका। तो और मैं बड़ा पला उस शहर में हुआ, श्री गंगानगर, जो तकनीकी रूप से तो हिंदी स्पीकिंग है, सेंसस में सब में हिंदी भाषी गिना जाएगा, लेकिन वहाँ लोग या तो पंजाबी बोलते थे या बागड़ी बोलते थे। ये आपकी आकाशवाणी दूरदर्शन की हिंदी बोलने वाला केवल एक ही परिवार उस शहर में था, वो मेरा परिवार था। तो वो मेरी भाषा बन गई, मेरी मातृभाषा बन गई। इसको लोग कई बार स्ट्रेंथ बोलते हैं, मुझे दरअसल वीकनेस नज़र आती है कि मेरी हिंदी में ना मालवी है, ना बागड़ी है, ना हरियाणवी है। तो आकाशवाणी दूरदर्शन की हिंदी मेरी मातृभाषा बन गई। और वो मेरी माँ भी हिंदी की टीचर थी, तो ज़रा इधर उधर कर देता था। मुझे याद है मैं एमए में था, मैंने माँ को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने मेरी चिट्ठी, वो इनलाइन लेटर उन दिनों हुआ करता तो नीले वाला, मैंने लिखा उनको, उन्होंने लाल पेन से मार्क करके मेरी मात्रा करेक्ट करके मुझे वापस भेज दिया। तो उस सब की वजह से ऐसा हुआ है। तो दुर्घटना है और कुछ नहीं है। आपने भाषा बताया, अभी आपने एक और जिक्र किया कि आप राहुल गांधी से मिलने से पहले आपने जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। इंडिया के लिए क्या मायावती से भी योगेंद्र यादव मुलाकात कर रहे हैं? अगर वो मिलना चाहेंगे तो ज़रूर। अब उनको अपना मन बनाना होगा कि वो कहाँ हैं। और मायावती जी जिस धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस धारा के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है।
माननीय कांशीराम जी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस देश में। और मायावती जी जब पहली बार सत्ता में आई तब बहुत बड़ा बदलाव हुआ। देखिए, हम नेताओं को क्योंकि हम पत्रकार लोग और थोड़ा दिल्ली में घूमने वाले लोग नेताओं को ज़रा नज़दीकी से जान जाते हैं, तो उनकी अच्छाई बुराई को हम उनकी आंख से देखना शुरू करते हैं। मेरी कई बार इच्छा होती है कि भूल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है आप उसे। आप नेता को उस व्यक्ति की आंख से देखिए जो कि दूर गांव में बैठा है, जो उस नेता से कभी मिला ही नहीं, वो उस नेता के बारे में क्या सोचता है, वो नेता है ना। तो मायावती जी उस हिसाब से तो कितने लोगों को उन्होंने इज्जत दी, कितने लोगों को सर उठाने की हिम्मत दी, वो महत्वपूर्ण है। अगर वो उस मिशन पे मायावती जी अगर कायम रहें, अब लोगों की अलग अलग राय है कि वो हैं कि नहीं है उस मिशन पे कायम, लेकिन अगर उस मिशन पे आ जाएं तो मायावती जी को पहला व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपत्ति करेंगी और कहेंगी ये सरकार तो चतुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में वापस लाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त इस देश की सबसे जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार ये है, चतुर्वर्ण व्यवस्था लाने वाली सरकार ये है। तो अगर मायावती जी कांशीराम जी के मिशन पे कायम हैं तो उन्हें तो सबसे आगे आके कहना चाहिए कि इसे ठीक करेंगे, और अगर वो करती हैं तो मेरे जैसे लोग खुशी से मिलेंगे, और वैसे कौन सा वो मेरे से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपने इमरजेंसी का जिक्र किया था और बीच बीच में कुछ आंदोलनों के बारे में भी आपने बात कही थी। अन्ना आंदोलन से लेके किसान आंदोलन तक योगेंद्र यादव हर जगह दिखाई देते हैं। एक सवाल जो है वो आता है, वो ये कि योगेंद्र यादव, इसके बीच में जोड़ूंगी मैं कि पीएम मोदी ने एक शब्द इजाद किया था आंदोलन जीवी, तो योगेंद्र यादव क्या आंदोलनों के पोस्टर बॉय के रूप में उन्हें देखा जा सकता है? पोस्टर बॉय जैसा तो चेहरा नहीं है ना मेरा। और आंदोलन जीवी शब्द, सुंदर शब्द दिया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने चलिए कुछ मतलब लोकसभा में कोई काम की बात भी की, वो आमतौर पे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी काम की बात कर लेते हैं। अच्छा लगा मुझे उन्होंने की, और उनको लगा कि उन्होंने नई गाली ईजाद की है। अब दिक्कत यह है कि वो उनकी पार्टी और जिस परंपरा से आते हैं, उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि इस देश में आज़ादी का आंदोलन हुआ था। अब वो कैसे पता लगता कि वो तो उस समय चाकरी के अंदर बिजी थे। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए एक कतरा खून का नहीं बहाया, उन बेचारों को क्या पता कि क्या उन दिन आज़ादी का संघर्ष रहा होगा। ये देश एक आंदोलन की पैदाइश है। इस देश का लोकतंत्र अगर इमरजेंसी के बाद बचा तो वो एक आंदोलन की पैदाइश है। खुद नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो आंदोलन की पैदाइश है, और ऐसे में आंदोलन जीवी को गाली समझना ये बहुत ही विकृत दिमाग की उपज हो सकती है। जिन बेचारों ने आंदोलन का सम्मान करना कभी नहीं सीखा, लेकिन जो भारत का सम्मान करेगा, भारत की स्वाधीनता संप्रभुता का सम्मान करेगा, वो तो आंदोलन को बहुत सुंदर शब्द मानेगा। आंदोलन क्या है? आंदोलन अगर आप मूल में हिंदी में जाएं, पानी जब हिलता है आंदोलित होता है ना। पानी अगर हिलेगा नहीं तो काई जम जाएगी, सड़ जाएगा। आंदोलन क्या करता है? सड़े हुए पानी को हिलाता है। तो आंदोलन तो प्राण है इस देश का, और वो आंदोलन जीवी अगर मैं हूँ, प्रधानमंत्री अगर मुझे भी उस कैटेगरी में मानते हैं, तो मैं तो सिर्फ थैंक यू कह सकता हूँ उनको, और क्या कहूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आरोप ये रहता कि उधर गुड़ था, अगर कुर्सी जीवी कहते तो मुझे थोड़ा अकबकाहट होती है ना, क्योंकि कुर्सी जीवी नहीं रहा, कुर्सियाँ आई और उसको छोड़ के अपने रास्ते पे चलता रहा। आंदोलन जीवी था, वहाँ भी लाठी खाई, आज भी खा रहा हूँ। इसमें तो गर्व होना चाहिए ना, इसमें क्या शर्म की बात है। योगेंद्र जी, जब पाला बदलने वाला सवाल आया तो आपने गिनाया कि आपने लाठी खाई, और जो है थोड़ा गुस्से में भी आप देखें कि अगली बार सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जब वहाँ से आपको निकाला गया या आपने पार्टी छोड़ी, तो आप पे आरोप लगे कि आपने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश की, मीडिया में फर्जी खबरें प्लांट करवाईं और आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रची 2015 के चुनाव में। आरोप आप पर ये लगे, 4 नेताओं ने चिट्ठी लिखी आपके खिलाफ और मीडिया में आकर बयान भी दिए। उसके बाद आप गुस्से में एक आर्टिकल भी लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी की हत्या होगी या आम आदमी पार्टी आत्महत्या करेगी। बीबीसी का आर्टिकल है, 2017 में आपने लिखा। तो क्या
योगेंद्र यादव को इस बात को लेकर गुस्सा है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने संघर्ष किया, उसी पार्टी से उनको इस तरह का आरोप लगाकर बाहर कर दिया गया। एक दूसरा मेरा छोटा सा सवाल यह है कि आपने एक और आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा कि अरविंद केजरीवाल को कोई कहे कि घमंडी है या फिर सत्ता का लालची है तो ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल ने बेईमानी की है या फिर भ्रष्टाचार किया है या रिश्वत ली है तो ये मैं कभी नहीं मानूंगा। लेकिन आज 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके 2 मंत्री जेल में हैं और बीजेपी कहती है अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी है। तो क्या आपके जो शब्द हैं वो आज भी कायम हैं? अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार भी बताते हैं। वो कट्टर तो मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ। वो जो गुस्सा आप ढूंढ रहे हैं मुझ में वो आपको शायद मिलेगा नहीं। मैं आपकी कैसे मदद करूँ बताना, मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। आपने पहली बात का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी से को जब हमने छोड़ा था तब उसके बारे में जो बात कही थी, मैं आज भी उस पे कायम हूँ, उस बात पे जो कहा था उस वक्त। आरोप लगे थे, आरोप तो बहुत बड़े। आपने कभी समय मिले तो पढ़ना, एक स्टालिनिस्ट पर्ज हुई थी रशिया में, रूस की क्रांति के बाद जब क्रांति करने वाले लोग वहाँ के जो सत्ता में आए थे उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगे तो स्टालिन ने फिर एक एक को उठा के साइबेरिया भेजा था। आप उसका इतिहास पढ़ना, आपको उसमें आम आदमी पार्टी का इतिहास दिख जाएगा। जो सब आरोप उन्होंने लगाए थे, मैं समझता हूँ उसके बाद अरविंद केजरीवाल 4-5 बार कह चुके हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अगर पार्टी में आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, स्वागत है। तो भाई या तो हमने वैसे काम किए होंगे या स्वागत है, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। तो मैं समझता हूँ उस पर तो उन्होंने, उसकी सच्चाई तो उन्होंने खुद ही बोल दी है। और तब हमने जो आरोप लगाए थे वो अब तो आरोप नहीं बचे ना। उसके बाद तो राज्यसभा की सीटों के बारे में सबको पता लग गया, उसके बाद कई चीज़ें सामने आ गई, तो वो तो आरोप नहीं बचे। जो आपने दूसरा बयान बताया वो आपको ध्यान होगा किस संदर्भ में मैंने दिया था। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मैंने 2 करोड़ रुपया एक बंद कमरे के अंदर लिफाफे में लेते हुए उनको देखा। मैंने कहा था ये बेकार की बात है। कि क्या होता है कि हमारे देश का परंपरा सी बन गई है, आप किसी के साथ हैं तो वो खुदा है, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब कुछ उसमें भगवान के सारे गुण और प्लस 4-5 और उसमें हैं। और जिस दिन आप उससे अलग हो गए तो वो चोर है, बदमाश है, लुच्चा है, ये भी किया है वो भी किया है। मेरे को लगता है ऐसा क्यों करें भाई। अरविंद से जब मैंने बयान दिया, कपिल मिश्रा ने दिया, मैं अरविंद केजरीवाल से बहुत समय से अलग हो चुका था और उनसे कोई किसी तरह का, जिस दिन से अलग हुए उसके बाद उनसे एक बार भी मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई आदमी कह दे कि वो आदमी 2 करोड़ रुपए ले रहा है, मैं कहूँ हाँ 2 करोड़ ले रहा है। गलत बात है भाई, सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। तो तब मैंने कहा था कि ना, अरविंद केजरीवाल को घमंडी बोलिए, आप ये सब बोलिए, सच है, ये हो सकता है। लेकिन ये कहे कि वो अपने परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए पैसा ले रहा है, ये बात मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। आज भी ये जो आपने शराब वाले मामले का बताया, मेरी अपनी समझ में बता देता हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, आप लोगों के पास बेहतर एविडेंस है। मेरी समझ ये है कि दाल में कुछ काला है। ये शराब का मामला सीधा नहीं है। शराब की नीति पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने ऐसी बनाई है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसकी पहली बात करने वाली बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, पहली बात करने वाले हम थे। हमने 2016 में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आम आदमी पार्टी की शराब की नीति में गड़बड़ है। इन्होंने ठेकों की संख्या डबल कर दी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा झूठ है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये लिस्ट जारी कर रहा हूँ, आप उसमें से एक नाम गलत बता दीजिए, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तो ये सब बात हुई थी। शराब की नीति में पहले दिन से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सच ये है, इस देश की ज़्यादातर पार्टियाँ, मैं कह सकता था हर कोई पार्टी, राज्य सरकारें शराब में 2 नंबर का काम करती हैं। टेबल के ऊपर से भी कमाती हैं, टेबल के नीचे से भी कमाती हैं। ये काम आम आदमी पार्टी ने भी किया है, ऐसा मुझे इन सारी चीज़ों से लग रहा है। अब करने के पीछे कौन व्यक्ति था, किसने किससे पैसा लिया, ये मैं नहीं जानता, मगर जितना पैसा आम आदमी पार्टी के पास गुजरात के चुनाव में था वो सीधे तरीके से नहीं आ सकता था। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पैसा कमाया है, गलत तरीके से कमाया है। लेकिन क्या उसका मतलब है कि आप मनीष को पकड़ के जेल में डाल दो, एक चीज़ से छूटने लगे अगले दिन नया मुकदमा लगा दो? ये सब प्रताड़ित करने के तरीके हैं। मेरे विचार से पॉलिसी में गड़बड़ है, आप मुकदमा चलाइए, मुकदमे में साबित हो जाते हैं, आप जेल कर दीजिए।
लेकिन ये जेल करके पूरा मीडिया ट्रायल करना, और वो मीडिया वाले तो घूमते रहते हैं इनका सब करने के लिए, साफ लगाने के लिए, तो ये सब काम करना ये प्रताड़ना है, ये गलत है। देखिए, सच को सच कहना, गलत को गलत कहना अगर हम सीख लें और उसे केवल अपने व्यक्तिगत सुख दुख से न देखें। दिक्कत ये होती है जिस दिन मैं ऐसी कुछ बात कह देता हूँ, लोग कहते हैं जी कुछ अंदर बातचीत चल रही होगी, कुछ अंदर होगा, क्योंकि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सच इसलिए बोल रहा है कि वो सच है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस वक्त कह रहा हूँ कि मनीष को जेल में डालना बिल्कुल शुद्ध प्रताड़ना है, गलत है, इस देश के संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ है। पॉलिसी में कहीं ना कहीं दाल में काला है, उसका करना चाहिए। क्या इन लोगों ने पैसा अपना घर भरने के लिए लिया या कि चुनाव लड़ने के लिए, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अगर आज भी मुझे कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर, परिवार, बच्चों के लिए पैसा बनाया, मुझे आज भी हैरानी होगी अगर ऐसा कुछ हो। उन्होंने पार्टी के लिए किया और पॉलिटिक्स के लिए किया, उससे मुझे हैरानी नहीं होगी ये जान। कई लोग आपको सलीम भैया कह करके बुलाते हैं, आखिर वो किस्सा क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने ट्विटर की बायो में लिखा है कि पहले भविष्य बताता था, अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना, ये जो बायो है ये तो हाल ही में लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन लिख दिया था और बनाने की कोशिश करता हूँ, ये तो बात सही है ना। जैसे प्रधानमंत्री अगर कल परसों किले से बोल देते कि मैं अगले साल आने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा अच्छा लगता। वो यूँ बोले मैं अगले साल आऊँगा, यहाँ से भाषण दूंगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता ना ऐसी बातें कहना। इसे शराफत नहीं कहते हमारे इधर, बाकी तो इस देश में सब चीज़ें चलती हैं। जो और राजनीति से मोह भंग कतई नहीं है। मेरे को तो राजनीति में बहुत आस्था है, मतलब मेरे को मंदिर मूर्ति वगैरह के अंदर कोई आस्था नहीं, मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं नहीं जाता हूँ। राजनीति में मेरी आस्था है। आस्था इसलिए है कि हमारे समाज का राजनीति युग धर्म है। युग धर्म का मतलब किसी भी एज में, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो कुछ अच्छा होता है वो उससे होता है। तो एक नानक कबीर के ज़माने में धर्म सुधार युग धर्म था, दयानंद सरस्वती, राममोहन राय के ज़माने में समाज सुधार युग धर्म था। पिछले 100-150 साल से राजनीति युग धर्म है। इस देश में कुछ भी अच्छा होगा राजनीति में होगा, इसलिए जो सब कुछ बुरा करने वाले हैं वो भी राजनीति में आएंगे, क्योंकि सब गुंडे बदमाश राजनीति में आएंगे, इसलिए सब संतों को भी राजनीति में आना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वो पहले दिन से मेरी आस्था थी, आज भी है। बताता था वो ये सेपोलॉजी का काम आपके टीवी स्टूडियो वगैरह पे करता था। मैं आज भी बैठ के सोचता हूँ क्या करता था, क्यों करता था, मुझे समझ ही नहीं आता। इतने साल क्यों लगा दिए? मतलब जैसे ना आपको मान लीजिए कोई आपका स्पेशलाइजेशन हो जाए कि बोतल का ढक्कन आप खोल सकते हैं और अचानक बोतल का ढक्कन खोलना बहुत बड़ी दुनिया में चीज़ हो जाए, साहब क्या बोतल का ढक्कन खोलते हैं, और सारी दुनिया आपको टीवी पे दिखाना शुरू कर दे कि साहब ये बोतल का ढक्कन बहुत अच्छा खोलते हैं। एक दिन आप बैठ के सोचोगे नहीं कि यार मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, बोतलों के ढक्कन खोल रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लगा अपनी सेपोलॉजी के बारे में, मैं कर लेता था, ठीक कर लेता था, और मेरी रुचि भी थी और एक वो भी था, एक्सपर्टीज़ था, लेकिन ये तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी ना, ये तो मैं करना नहीं चाहता था। तो बस एक दिन मैंने कहा बस ये 2012 में, राजनीति में आने से पहले 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। हमारी भविष्यवाणी एकदम सटीक हो गई थी। राजदीप सरदेसाई मुझे बधाई दे रहे थे, मैंने कहा भैया बधाई बाद में देना, कान पकड़े, आगे से कभी नहीं करूँगा, बस बहुत हो लिया, ये ज़िंदगी में काम नहीं करना, ये मेरा काम था नहीं। तो इसलिए अब बताने की नहीं, बनाने की कोशिश करता हूँ। सन 1938 की बात है, मेरे दादाजी हिसार में टीचर थे, वार्डन भी थे, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, और वहाँ फिर एक भीड़ आई, मुसलमानों की भीड़ थी, ये कहने के लिए कि तुम्हारे स्कूल के लड़कों ने ये किया, उन 4 लड़कों को हमारे हवाले करो। और मेरे दादाजी ने कहा कि भाई इस वक्त तो उनका माँ बाप मैं हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मारेंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, पर पहले तो मेरा गला काटना पड़ेगा। और एक्चुअली उन्होंने वहीं गंडासे से मेरे दादाजी का गला काट दिया। ये 1938 की बात है, मेरे पिताजी तब 8 साल के रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं सामान्यतः क्या होता है ऐसी बात होने पे, वो सब वो फिर तो हो जाता है ना, ये बदला लेंगे, ये करेंगे। और अगर मेरे पिताजी आरएसएस ज्वाइन कर लेते तो किसी को क्या उसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होती, और मैं भी कोई क्या उनको दोष देता कि भाई ठीक है किसी के साथ जब ऐसी गुजरी है और उसके मन में नफरत आ गई तो आ गई, अब क्या करें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो गांधी का ज़माना था, मेरे पिताजी पे बहुत गांधी का असर होता। अभी 2-3 साल पहले उनका देहांत हुआ है। गांधी जी का बहुत गहरा असर मेरे पिताजी के जीवन पे था।
उसकी वजह से और शायद इसलिए भी कि उन्होंने 47-48 में पार्टीशन के दंगे देखे। मेरे इलाके में बहुत भयानक दंगे हुए थे, रेवाड़ी नारनौल इलाके में। तो वहाँ उन्होंने मुसलमानों को मारते देखा और इधर दंगों में उन्होंने मुसलमानों को मरते देखा। दोनों तरफ से उन्होंने तस्वीर को देखा। तो इसका पता नहीं मिला जुला असर पिताजी पे ये हुआ कि उन्होंने 52 में जब शादी हुई तो मेरी माँ को कहा कि बस एक बात है, जो बच्चे होंगे उनको मुस्लिम नाम दूंगा मैं। सो मेरी माँ ने कहा ठीक है। पर जब वो हो गई हमारी बहन 57 में मेरी बड़ी दीदी की वो हुआ। ये सब मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ कि लोग इसमें बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं कि भाई डर गए थे, ये कुछ स्टॉकहोम सिंड्रोम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कल्पना करना असंभव हो गया है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के कातिल से प्रेम करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कि हम इंसान हैं, हमें उससे ऊपर बढ़ना चाहिए। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गाने अब हमारे कान से निकल गए हैं। तो पिताजी ने ये कहा, माँ ने बात को मान लिया। पर जब मेरी दीदी पैदा हुई तो उनका नाम नज़मा रखा गया। सो मेरी माँ ने कहा कि देखो ये सब ठीक है, लड़की की शादी नहीं होगी अगर तुम ऐसा काम करोगे। जब लड़का होना बाबा तब सब कुछ कर लेना, लड़की को छोड़ दो। तो फिर हमारी नज़मा दीदी नीलम बन गई, डॉक्टर हैं आजकल, बड़ी दीदी हैं मेरी। फिर छोटी दीदी हुई पूनम, तीसरा मैं हुआ। लड़का था उस पर प्रयोग हो सकता था, सो मेरा नाम सलीम रखा गया। ये कोई मेरा निकनेम नहीं था, ये मेरा प्रॉपर फॉर्मल नेम था जिसको लेके मैं स्कूल गया तो आप जैसा कल्पना कर सकते हैं, आजकल जितनी भयावह स्थिति तो तब नहीं थी, लिंचिंग विंचिंग तो नहीं होती थी, लेकिन शाब्दिक लिंचिंग तो होती होगी उस ज़माने में भी। तो वहाँ सब बच्चे मेरे से पूछते थे, मुझे बहुत फेंट सा याद है क्योंकि मैं 3 साल की उम्र में स्कूल चला गया था, 4-1 साल की बात है। तो बच्चे सारे पूछते थे कि अच्छा तुम तो अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हो, अच्छा तुम्हें सड़क से उठाया होगा, तुम्हें कूड़ेदान से उठाया होगा, अच्छा ये ऐसे कैसे, अगर वो देवेंद्र और कमला हैं तो तुम सलीम कैसे हो सकते हो, ये सब। और मैं 4 साल का बच्चा था, मेरे से झेला नहीं गया। मैंने घर आके कहा जी मैं अब या तो मेरा नाम बदल दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सो पिताजी का जैसा था, उन्होंने कहा चलो तुम बोलो, तुम्हारा नाम रख देते हैं। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, माँ बाप नाम रखते हैं, बच्चा अपने आप नाम थोड़ी रखता है अपना कभी। इतनी मेरी समझ थी उस समय। उन्होंने पर्ची डाली और वो उठ गया, योगेंद्र नाम था, मुझे ये क्लियरली याद है। उन्होंने 3 पर्ची डाली थी, बाकी 2 क्या था मुझे याद नहीं। मैंने उठाया, योगेंद्र नाम हो गया। तो उस दिन से स्कूल में नाम मेरा योगेंद्र हो गया। घर परिवार और दोस्तों किसी के लिए नहीं बदला, और परिवार के घर के लिए मैं हमेशा सलीम रहा। मेरी माँ अभी गई तब उनके लिए सलीम रहा, मेरी बहनों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए आज भी मैं सलीम हूँ। पहले ये सब बहुत एक अच्छा दुनिया थी, 2 हिस्सों में बटी थी। फ़ोन पे जब कोई सलीम बोलता था, या गंगानगर से, पंजाबी लोगों का अलग तरीका होता है ना बोलने का, सलीम ऐसे करके बोला करते थे। तो जैसे ही आता था मुझे लगता था अच्छा गंगानगर से फ़ोन है और कोई मेरे अपने का फ़ोन है ना। उस शहर में मुसलमान थे नहीं, ये सब कहानियाँ वानियाँ बनाई जाती हैं। गंगानगर शहर में एक मुस्लिम फैमिली नहीं थी, और उससे दरअसल मेरा संकट बढ़ा, क्योंकि जब मैंने पिताजी को आके बोला कि भाई मैं ये मुसलमान क्या होते हैं, तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा ऐसे लोग, मतलब काफ़ी थ्योरी व्योरी बताई होगी पिताजी ने। 4 साल के बच्चे को क्या थ्योरी समझ आए, सेकुलरिज्म ये वो मेरे को मस्जिद लेके गए, वहाँ मस्जिद थी एक। अब वो भूतहा मस्जिद थी, खंडहर था वहाँ, एक मुसलमान तो शहर में था नहीं। तो मेरा डर और बढ़ गया कि होना वो मामला गड़बड़ है अगर ये वो तो उस शहर में कोई मुसलमान थे नहीं, सिर्फ सिख लोग हुआ करते थे। मेरे बचपन के सारे दोस्त सिख पंजाबी वो हैं। तो जब कभी भी वहाँ से फ़ोन आता है तो लगता है कि एक सलीम नाम मेरे लिए एक मेरे अंतरंग पर्सनल दायरे का नाम था, और योगेंद्र जो औपचारिक रूप से जानते हैं उसका नाम था। फिर पिछले 8-10 साल में मीडिया वालों की और राजनेताओं की ऐसी मेहरबानी हुई कि जो चीज़ मेरे मन में एक बहुत सुंदर स्मृति थी, एक सुंदर पक्ष था, उसको सड़क पे ला के खींच के कीचड़ में धो के उसको ऐसा किया कि जब कोई आप जैसा सवाल पूछता है तो मेरे को लगता है अच्छा अगला सवाल ना पूछ लो। सचमुच ये स्थिति हो गई है। जिस बात पे अगर कोई और देश होता, कोई और समाज होता, तो इस कहानी पे फिल्में बनती, मुझ पे नहीं, पिताजी पे, कि कोई इंसान ये काम कर सकता है। इसके बारे में ऐसे भी इंसान दुनिया में होते हैं, है ना। और क्या इसके बदले में होता है, यहाँ कीचड़ में धोया जाता है। अच्छा सलीम नाम है, अच्छा ये तो मेवात में कैंपेन कर रहे थे, अच्छा इन्होंने अपना नाम 2014 में बनाया था ताकि इनको वोट मिल जाए।
मैंने उनको कहा भैया तुम मेरा एक वीडियो, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वीडियो तो एक आधा बन जाता है ना, मैंने कहा एक वीडियो ले आओ कि मैं इस नाम का इस्तेमाल मेवात में कर रहा हूँ, मैं उस दिन से ये इलेक्शन नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। वो नहीं आया, लेकिन ये चलता रहा। आप पंजाब में भगवंत मान की सरकार को कैसे देखते हैं, और भगवंत मान आपके पुराने साथी रहे हैं, कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हो, कुछ अनकहा अनसुना? भगवंत मान मेरे माध्यम से आम आदमी पार्टी में आए थे। मतलब कि पहला फ़ोन जब उन्होंने किसी को किया, संयोगवश पता नहीं क्यों, पहला फ़ोन उन्होंने मुझे किया था। मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी का पंजाब का इंचार्ज भी था, शायद इसलिए किया होगा। जो ये 2013 की बात है, लोकसभा चुनाव से कुछ पहले तक की, क्योंकि लोकसभा चुनाव से 1 महीना पहले अचानक हटा दिया गया था, तो 3-4 महीने के लिए मैं पंजाब का इंचार्ज था। तो भगवंत मान का फ़ोन आया था, तब तक मैं उन्हें जानता नहीं था। फिर मैंने लोगों से पूछा कौन है, उनकी काफ़ी फॉलोइंग थी, लोगों ने उनके बारे में अच्छा बताया। फिर मैंने उनका संपर्क मनीष और अरविंद से करवा दिया था, जो मेरा काम था। जो 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, मैं भगवंत मान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया उनके लिए प्रचार करने, और उसकी बहुत सुंदर स्मृति है। बहुत जितना प्यार उस वक्त लोगों का मिला, और पंजाबी बहुत खुले दिल के लोग होते हैं, जब प्यार देते हैं तो खूब देते हैं, और जब लेते हैं तो पूरी तरह ले लेते हैं। तो जितना प्यार मिला वहाँ, वो मुझे याद है। भगवंत मान की सरकार के बारे में क्या कहूँ, कितना बदल गए हैं, आपने कितना बदला हुआ देखा? 2013 से आप जानते हैं, 10 साल हो गए पूरे। सरकार उनकी है कि नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि किसकी सरकार है इस वक्त। भगवंत मान की है, हाँ वो चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, सरकार उनकी है ये मुझे पता नहीं। और दूसरा ये कि जिस तरह की घटना, मैं देखिए बहुत क्लोजली पंजाब को देख नहीं रहा हूँ, और ये जैसा मैंने कहा, ये मेरा तरीका नहीं है कि जिन लोगों के साथ आज नहीं हूँ उनके खोज के उनके दोषी निकालूँ, उसके बारे में बुरी बात कहूँ। पंजाब के लोगों ने बहुत दिल से सपोर्ट दिया है, बहुत खुल के सपोर्ट दिया है, और मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि उनकी। भगवंत मान अभी भी शराब के मुद्दे पर घिरते हैं, और क्या आपने कहा, घिरते या गिरते? मैं सुन नहीं पाया। अभी घिर रहे हैं काफी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। मैं सचमुच वास्तव में सुन नहीं पाया, गिर रहे हैं, घिर रहे हैं? घिर रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, ये एक बड़ा इशू है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आते हैं, बाकायदा शराब कहते हैं कि अब भगवंत मान नहीं पिएंगे, रैली की जाती है, तो किस तरह से देखते हैं इस पॉलिटिक्स को जो इस इर्द गिर्द घूमती है? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर शराब पिए कोई नई बात नहीं है ना? नहीं, सारी दुनिया जानती है। इससे पहले अमरिंदर सिंह हुआ करते थे लोग, मैं सुनता हूँ, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, मैं सुनता हूँ सुबह 11 बजे से पहले अवेलेबल नहीं होते थे, शाम 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होते थे। ये पंजाब के पत्रकार बताते हैं। तो कोई ये कहे कि भगवंत मान पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो गलत होगा। आम तौर पे दिन में 11 बजे के बाद नहीं पीते, ऐसा संस्कार रहा है वहाँ। तो उसको वो बदल रहे हों तो फिर वो बड़ी अजीब बात रहेगी। मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं है। उनका ये सब उस वक्त भी था जब हम आम आदमी पार्टी में थे, और मुझे याद है पहला जब हुआ था, ये जस्ट चुनाव हुए थे, चुनाव के एकदम बाद हमारी मीटिंग हुई थी उन तमाम कैंडिडेट्स की जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो नहीं जीते, और 4 लोग जो जीत गए तब भी। तो भगवंत मान मेरे साथ बैठे थे, और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल उस वक्त आ रही थी, तो मैंने जाके अरविंद को बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ बैठा है, मेरे से बाहर बैठा नहीं जा रहा उसके साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत गड़बड़ है, मेरे पास कई शिकायत आई है, मैं भी कुछ करूँगा इसके बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर केवल इस आधार पे किसी मुख्यमंत्री को नापा नहीं जाना चाहिए, है ना? और जैसा मैंने कहा, अगर ये पहली बार पंजाब के इतिहास में हो रहा होता तो एक अलग बात होती, वहाँ तो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। पीना, दारू पीने के बारे में मेरा कोई बहुत मॉरल पोजीशन नहीं है।
कोई पीता है तो अच्छी बात है, नहीं पीता तो अच्छी बात है। इसका सरकार राजकाज पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो भगवंत मान के बारे में एक तो ये कि अगर आप देखें कि दिन के वक्त आपका चीफ मिनिस्टर अपने पूरे होशो हवास में नहीं है तो फिर सामान्य व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है सरकार पे, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। और असली बात है कि पॉलिसीज़ क्या है ना, किसी भी सरकार को उसकी पॉलिसी और परफॉर्मेंस पे जज कीजिए, केवल चीफ मिनिस्टर के काम वाम। और उसमें क्या हो गया है कि चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी का देश के बड़े मीडिया पे कब्जा है, तो ऐसी चीज़ दिखा देते हैं। अगर हमारे देश के मंत्रियों के बारे में, बीजेपी के लोगों के बारे में इतनी गहराई से छानबीन करके दिखाना शुरू कर दें तो आप सबको पता है ना कौन कौन सी कहानियाँ सामने आएंगी। राजस्थान के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या क्या कहानियाँ आएंगी आप सब जानते हैं। वो कहानियाँ क्यों नहीं आती मीडिया पे, केवल भगवंत मान की कहानी क्यों आती है? इसलिए मैं कहता हूँ ये सब छोड़ें, उनको पॉलिसी और परफॉर्मेंस पे जज करें। योगेंद्र साहब, मेरा सवाल जो है वो हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में अपनी पॉलिटिक्स और अपने एक्टिविज्म को लेकर आपका क्या प्लान है? क्योंकि अक्सर जब गांव देहात के लोग आपकी वीडियो देखते हैं, इवन मेरी ताई भी हो, सवाल तो हालांकि आगे मैं अपनी ताई का ही जोड़ रही हूं, तो जो वो आपको वीडियो देखते हैं या आपको बोलते हुए सुनते हैं, तो उनका ये कहना होता है इसी बढ़िया अंग्रेजी बोला है, इसी बढ़िया हिंदी बोला है। तो मैंने सोचा मेरी हिंदी को सुन के वो कहते हैं बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है। और ये लगा लो कि एक देहाती आदमी जब किसी आप मतलब अंग्रेजी हिंदी बोल रहे हो, तो आप जैसे हिंदी तो मेरी भी ना, 3-4 साल पहले तो मैं आपकी हिंदी ने अंग्रेजी सोचा करूँ थी, है ना। मेरे लिए तो ये हिंदी बोलना भी बहुत प्रैक्टिस का काम है और आज भी प्रैक्टिस का काम। आप सोचो कि मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, तो मैं 2 डिब्बे दही के खा के आई हूँ, सारी एनर्जी चली जाएगी सर। तो उनका ना ये बोलना है कि ये जो है बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्या हरियाणवियत या फिर हरियाणा में जब ये राजनीति करेंगे तो क्या लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि एक तरीके से ये होता है कि आपका जो एक्टिविज्म बड़ा इलीट सा है कि आप गांव देहात को टच नहीं करते हैं, तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपका इंटर करना है कितना चैलेंजिंग होगा? और आपको लग रहा है कि यहाँ का कोई प्लान है चुनाव लड़ने का हरियाणा में? जी कोई प्लान ना है। पहली बात तो कह दूँ, ये कोई मेरा 24 का चुनाव यहाँ लड़ने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि या तो 24 का चुनाव लड़ सकते हैं या जो मैं स्वधर्म और देश को खतरे की बात कर रहा हूँ वो कर सकते हैं। दोनों काम तो साथ नहीं हो सकते। तो मैंने तो अपना स्पष्ट मन बनाया हुआ है। भाषा के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सब है कि ये जो भाषा इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट हिंदी है और बाकी सब हिंदी जो है कुछ गड़बड़ है, लोगों को सीखनी पड़ेगी। मैंने बार बार कहा है कि ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। हिंदी तभी तक एक सुंदर भाषा है जब तक उसे 50 तरीके से बोला जा सकता है। जो भोजपुरी वाला हिंदी बोलता है जिसमें लिंग भेद नहीं होता, क्योंकि भोजपुरी में लिंग भेद नहीं है। अब वो भोजपुरी वाला जब हिंदी बोलेगा तो उसको यहाँ दिल्ली वाला बोलेगा तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती। अरे इसका मतलब है कि उसकी हिंदी अलग है। हिंदी 50 तरीके से बोली जाती है और वो 50 तरीके सही है। और ये दूरदर्शन आकाशवाणी की हिंदी उन 50 में से एक है। और मैंने आपको बताया कि मेरा तो एक खास दुर्घटना की वजह से ये मेरी मातृभाषा बन गई है ये हिंदी। वो भाषा मेरी नहीं है तो बिल्कुल ठीक कहना है आपका। इससे मेरे राजनीतिक कैरियर पे क्या असर होगा? वो जो होना था वो तो हो लिया ना, तो उसमें क्या बात है। मगर एक बात पे मैं आपको कहूँगा, ये जो कहा ना कि गांव देहात की नहीं करते, एलीट राजनीति करते हैं, ये शायद सही नहीं है। आप थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा। मेरे ख्याल से हरियाणा में बाजरे की खरीद हो ना हो, उस पे मैं जितना घूमा हूँ, ये जो नॉन एलीट लीडर हैं कितने घूमे होंगे आप ज़रा चेक कर लियो जी जाके, ज़रा महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, रेवाड़ी और ये सब मेवात सब घूम के देख लेना। मेवात में पिछले 22 साल से मैंने जितना घूमा है, अब वो एलीट तो नहीं है ना, उसको तो एलीट तो ना कहो। मेरा बस एक ही एतराज़ है, हिंदी तो जो मेरी है वो मेरी माँ जो बोलती थी वही हिंदी है भाई। और किसी को दुनिया में अपनी माँ की बोली के बारे में शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। चाहे माँ भोजपुरी बोलती हो, चाहे माँ आकाशवाणी बोलती हो, चाहे माँ बागड़ी बोलती हो, तीनों हिंदियाँ हैं। हिंदी के 100 स्वरूप है। मेरी माँ जो बोलती थी वो मैं बोलता हूँ, है ना। तो ना मुझे इस पे कोई शर्म है, ना मुझे कोई इस पे गर्व है, संयोग है ये तो।
लेकिन ये कहना कि एलीट किया, ये जो हरियाणा में दंगे हुए रोहतक के टाइम पे, अब ये नूह वाली बात नहीं कर रहा, पहले रोहतक झज्जर में हुआ, एक नेता आप मुझे हरियाणा का बता दो जो दोनों साइड से जाके मिला हो। पार्टियों ने मुख्यमंत्री भेजे, सरकार ने 2 मंत्री भेजे एक ही शहर में, एक मंत्री एक मोहल्ले में गया, दूसरा मंत्री दूसरे मोहल्ले में गया, दोनों अपनी अपनी जातियों के मोहल्ले में गए। उनका शर्म नहीं आती? डूब मरो, तुम मंत्री हो, तुम दोनों मोहल्लों में नहीं जा सकते? सरकार क्या बट गई है 2 हिस्सों के अंदर जाति के आधार पे? इतना मैं दावा करता हूं कि एक एक जिसका बेटा गोली से मरा उसके घर भी गया, और जिन पे पत्थरबाजी हुई उनके घर भी गया। तो अगर ये एलीट है तो थोड़ा एलीट काम कर लिया करो। योगेंद्र जी, आपने कहा कि इंडिया अलायंस के बनने मात्र से कोई जादू तो होगा नहीं, लेकिन एक एबीपी न्यूज का सर्वे आया है जिसमें 65% जनता ये मान रही है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मूड ऑफ द नेशन इतनी तेजी से और इस हद तक बदल रहा है? एक ज़माने में मैं ये काम किया करता था, तो उसका हमारा एक नियम होता, मैं तो ये देखिए, मैंने ये वाला सर्वे देखा नहीं है, और कभी भी कोई सर्वे देखें तो सबसे पहले आप उसके प्रश्न की इबारत देखें। अगर उन्होंने ये पूछा है, आप, मेरे ख्याल में प्रश्न ऐसा रहा होगा कि क्या आपके विचार से इंडिया अलायंस बनने से जनता का समर्थन उसके लिए बढ़ेगा, कुछ ऐसा पूछा गया होगा, तो 65% ने कहा हाँ। एग्जैक्ट शब्दावली मुझे सुना। क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा, एनडीए या इंडिया? इंडिया को 65% मिला और एनडीए को 35%, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, मैं इस वक्त इंडिया अलायंस के पक्ष में हूँ, और स्वाभाविक रूप से आपकी उम्मीद होगी कि मैं कहूँगा हाँ हाँ ये देश के जनमत की राय है, लेकिन क्या करूं, मैंने इन सब आंकड़ों को बहुत समय ज़िंदगी में देखा है, और मुझे हमेशा लगता है कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बहुत समझदारी का लक्षण नहीं है। दुनिया को बेवकूफ़ तो सारे लोग बनाते ही हैं। मुझे नहीं लगता है सच्चाई है। देश में 65% लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस इस वक्त आ जाए। अगर वैसा होता तो सड़कों पर कुछ और मिजाज दिखाई देता। इंडिया, ये किसी विशेष प्रश्न विशेष का उत्तर होगा, और ये हो सकता है ये वो हो, इंटरनेट के पोल्स जो होते हैं ना, शायद वो हो सकता है। मुझे नहीं लगता है ज़मीन पे किया हुआ पोल है, क्योंकि ज़मीन पे किया हुआ रैंडम पोल एक होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, जो बैठा होता है उसने अपना कर दिया, वही लोग बोलते हैं जो बोलने को बहुत आतुर होते हैं, जिनको उस सवाल में दिलचस्पी होती है। वो जो गांव में बैठी बुढ़िया जिसको एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कौन है, वो तो ऐसी चीज़ों में हिस्सा नहीं लेती ना, लेकिन वोट तो वो डालती है। इसलिए मुझे लगता है कि सर्वे की चीज़ों पे बहुत उछलना नहीं चाहिए। हकीकत ये है कि हाँ, इंडिया आने से उम्मीद बनती है, लेकिन अभी उन्हें बहुत काम करना बाकी है। सड़क पे काम करेंगे, सिर्फ संसद के गठबंधन से नहीं चलेगा, सड़क पे गठबंधन होगा, संघर्ष करेंगे, तभी उनके लिए उम्मीद है। अगर कोई आज से मान के बैठा है कि भाई इंडिया बन गया, जीत गए, ये गलत बात है, अपने आप को छलावा देने की बात होगी। और जितनी बड़ी चुनौती आज इस देश के सामने है, उस चुनौती को कम करके हम पहले देखें, फिर फाइनली रिजल्ट आ जाए तो हम कहते हैं हाय हाय ईवीएम ने धोखा कर दिया, ये सब समझ। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक सवाल है। पार्टी को 1 दशक से ज़्यादा हो गया है बने हुए, अब पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। काफ़ी चीज़ें बदली हैं इस बीच, इस दौरान तब्दीलियां काफ़ी हुई हैं। कई सारे पुराने साथी आम आदमी पार्टी से दूर हो गए हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन जिस तरीके की पॉपुलैरिटी, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस शब्द को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जाती है, और ये बार बार कहती है जब भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष करती है, हमला करती है, कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ये बात दिक्कत दे रही है केंद्र सरकार को। आम आदमी पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी या फिर अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके का समर्थन दिल्ली पंजाब में मिला, उसके पीछे वजह क्या है? क्या है आम आदमी पार्टी की यूएसपी? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली है। कोई भी पार्टी 10 साल में इतना कुछ हासिल कर ले, 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बन जाए, ये तो बहुत अभूतपूर्व है ना। देश में किस पार्टी को ऐसा हुआ है अब तक? तो कुछ तो अनूठा है, कुछ तो नया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व है, या इसके पीछे एक भूख है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस देश में राजनीति चल रही थी,
उसको लेके एक साधारण व्यक्ति के मन में बिल्कुल वो आ गया था, हताशा सी, सब पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं, सब ऐसा काम करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। और ऐसे वैक्यूम में अगर कोई एक नई पहचान लेके आए तो लोगों की एक स्वाभाविक उसके प्रति आकर्षण बनता है। ये आकर्षण मैंने अपने खुद आंखों से देखा जब मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। तो लोग हमारे पास भी आते थे, मिलते थे। तो एक देश में वैक्यूम है, एक अच्छी पॉलिटिक्स की तलाश करने का वैक्यूम है। और जब लोगों को कोई आधा अधूरा भी वैसा मिल जाता है तो लोग एकदम लपक के उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके साथ नहीं तो 2-4 खून माफ़ करने को तैयार रहते हैं। उसी का आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले से ये कहते हैं कि अगली बार झंडा वो फहराएंगे, यहाँ से भाषण वही देंगे, तो इसमें अब शालीनता दिखे या ना दिखे, लोगों को अति आत्मविश्वास दिख जाए, चाहे जो हो, इसके पीछे का एक बड़ा आधार ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में, भाजपा कह लें या एनडीए कह लें। चुनावी सर्वे भी जो अभी हालिया आ रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं। आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश में इंडिया का क्या प्रोस्पेक्ट है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी से आपकी मुलाकात हो रही है, कांग्रेस का गठबंधन उनके साथ बनता नज़र आ रहा है, क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश में इंडिया के लिए आपको नज़र आती हैं, जबकि सर्वे इशारा कर रहे हैं कि एनडीए आज भी बहुत मजबूत है यूपी में? क्योंकि स्थिति से पहले हम प्रदेश की स्थिति देख लें। अगर उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश होता जहां मतलब बल्ले बल्ले सब कुछ अच्छा है, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप कहेंगे इसके साथ में रूलिंग पार्टी भी बढ़िया है तो भैया ये तो होगा ही ना। मगर ऐसा तो है नहीं ना। मुझे आज तक ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं मिला जिसने ऐसा आरोप लगाया हो कि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुधर गई है। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बातें की जाती हैं, लेकिन जो मैं खबरें पढ़ता हूँ उसमें तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है ना। या उत्तर प्रदेश के आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, आप उसके अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर देख लीजिए, हर इंडिकेटर में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। और उत्तर प्रदेश के लोग मूर्ख भी नहीं है कि उनको दिख ना रहा हो कि हालत ख़राब है ना, दिख रहा है। और सच बात ये है कि कोविड के ज़मानों में जितने लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हुई, जब सही आंकड़ा आएगा, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, आप 5-10 साल बाद देख लीजिएगा, जब भी सही आंकड़े फाइनली कोविड के आएंगे, केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई है। जिस प्रदेश में, अब आप सोचिए, एक बार भूल जाइए चुनाव सबको भूल जाइए, आप समझिए आप इतिहास की कोई किताब पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते हैं कि अच्छा एक राजा था, उसके रहते हुए एक बीमारी हुई, 10 लाख लोग मर गए और वहाँ अस्पताल चरमरा गए थे, शमशान घाट के सामने लाइनें लगी हुई थीं और आपको पता लगे फिर उसके बाद जनता ने उस राजा की बड़ी जय जयकार की। तो थोड़ा सा आप वो होंगे, कहीं पानी का गिलास ढूंढेंगे, फिर दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की फ़िलहाल। तो प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है, दुर्भाग्यवश। और इतना बड़ा प्रदेश इस देश का है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश नहीं ऊपर उठेगा तब तक पूरा भारत उठ नहीं सकता है ना। और दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति उसके रास्ते में बाधक है। और राजनीति जब मैं कहता हूँ, मैं सबको शामिल मानता हूँ उसके अंदर, जो पहले राज सत्ता में थे और जो आज सत्ता में है। आज बीजेपी की गुड्डी ऊपर है, और इसलिए कि 2-3 चीज़, इसलिए नहीं कि प्रदेश की हालत उन्होंने कोई अच्छी कर दी है, इसलिए कि 2 चीज़ें की हैं। एक तो बीजेपी ने बिल्कुल हिंदू मुसलमान का जहर घोला है। मुख्यमंत्री खुल के कहते हैं मतलब 80-20 का चुनाव है इत्यादि, ऐसी सब बातें करते हैं। और दूसरा, बीजेपी ने बहुत केयरफुल अपनी कास्ट इक्वेशन की भी सेटिंग की है। ये बीजेपी वाले ना टीवी में दिखाने के लिए बोलते हैं जातिवाद बहुत बुरा है, ये वो, थोड़ा सा भी उनसे बात कीजिए वो आपको एकदम दिखा देंगे कहार का इतना वोट, इसका इतना वोट, ये सेटिंग इससे की है, उनका ये नेता हम पकड़ के ले आए हैं, कुर्मियों को ये कर लिया है। तो ये 2 चीज़ की है। और उत्तर प्रदेश की बदलाव की 2 बड़ी जो शक्तियाँ हो सकती थी, 3 शक्तियाँ, कांग्रेस थी, कांग्रेस का पराभव हो गया कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से। बीएसपी थी, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई थी, लेकिन कांशीराम जी के जाने के बाद से मिशन जो था वो मिशन बहुत नीचे आ गया, एकदम मिशन नहीं बचा वो उस तरह का। और समाजवादी पार्टी थी जो समाजवाद के नारे से आई, लेकिन बाद में तो 2 संप्रदाय जातियों की पार्टी बन गई ना। एक सामान्य व्यक्ति समाजवादी पार्टी के बारे में ये इंप्रेशन रखता है कि जब वो उनकी सत्ता होती है तो एक जाति विशेष के लोग जो भी कर लें। ऐसा एक उत्तर प्रदेश के सामान्य लोग धारणा रखते हैं, जो आज योगी सरकार के बारे में भी ये धारणा है।
ना, हमें पूरा सच बोलना चाहिए। आज भी ये है कि एक जाति के लोग जो मर्जी चाहे कर लें, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और जब सपा की सरकार होती है तब कोई दूसरी जाति का नाम आ जाता है, जो मर्जी चाहे कर लें। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय की राजनीति होनी चाहिए थी, जो उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल सकती थी, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु कर्नाटका में सामाजिक न्याय की राजनीति ने चेहरा बदल दिया उन राज्यों का, उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय की राजनीति इन छोटे खेल का शिकार हो गई। वहाँ जाटव बनाम ये, यादव बनाम ये, और इस छोटे खेल में उलझ के वो सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं बन पाई। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर एक तो आप 24 के चुनाव को देख सकते हैं, एक आप दीर्घकालिक देख सकते हैं। 24 के चुनाव में फिलहाल बीजेपी को एज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब तक वहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस और ये 3-4 जो हैं, इनका कुछ एक समझ नहीं बन पाती, या जो बसपा का वोट खिसक रहा है वो बीजेपी के पास न जा पाए, उसके लिए अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, या साफ साफ कहें तो सपा जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, जब तक वो दलित वोट की उत्तराधिकारी नहीं अपने आप को साबित कर सकती नैतिक रूप से, भाई एक गांव के व्यक्ति को विश्वास हो कि ये जो यादव लोग हैं ये मेरे मित्र हैं। अब उत्तर प्रदेश के गांव के दलित को ये विश्वास दिलाने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, वो तो नहीं हुआ है। तो जब तक वैसी चीज़ नहीं होती तब तक तो ये जो बीजेपी का इस वक्त एडवांटेज यही है, और बीजेपी का पुराना खेल ये रहा है कि बीजेपी ने, जो हमारा देश एक पिरामिड की तरह है, पिरामिड के टॉप वाले लोग हैं वो एकदम बीजेपी के साथ हैं। दिन रात हम कहते हैं कास्ट वोट बैंक, कास्टिज्म है जी, सबसे बड़ा कास्टिज्म तो इनका अपर कास्ट को कैप्चर करके रखा है ना। मैं आपके इस न्यूज़ रूम को नहीं जानता, जब ये टीवी इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा ना, सबकी कास्ट गिन लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या निकलेगी, ये आज बिना जाने बता सकता हूँ। सबसे बड़ा कास्टिज्म तो ये है इस देश का, है ना। और जो टॉप के लोगों को बीजेपी ने कैप्चर करके रखा हुआ है, और उसके बाद बॉटम से, या तो बॉटम को फ्रेगमेंट करके रखती है बीजेपी, या उस फ्रेगमेंटेशन में से 1-2 स्लाइस अपने साथ जोड़ लेती है। ये बीजेपी का खेल है, इस वक्त वो खेल चल रहा है। वो खेल कब टूटेगा? जब बॉटम ऑफ द पिरामिड एक साथ खड़ा होगा। इसकी कोशिश बीएसपी और सपा कर सकते थे कि असफल रहे। जिस दिन वो करेंगे या कोई तीसरी पार्टी आके करेगी, तभी इससे निजात मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, और जितना इम्पोर्टेंट देश की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये देश के 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। आज अगर मोदी संसद में आत्मविश्वास के साथ ये कहते हैं कि 2024 में वो फिर आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 2018 और 2019 के चुनाव हुए, आप देखेंगे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही राज्यों में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया। लेकिन जैसे ही आम चुनाव आएगा तो जनता किस नज़र से देखेगी? विधानसभा में वो किस नज़रिए से देखती है, और जैसे ही आम चुनाव होता है उसका नज़रिया किस तरह का हो जाता है? जहाँ तक मोदी जी के आत्मविश्वास की बात है, उसका तो कोई कारण बताना बड़ा मुश्किल है। वो तो उनका और आत्मा का संवाद चलता रहता है, उससे काफ़ी आत्मविश्वास उनको आता रहता है, उसका बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता आमतौर पर। लेकिन ये जो आपने गंभीर सवाल पूछा है कि इन 3 राज्यों में विधानसभा का परिणाम क्या होता है और उसका लोकसभा में क्या होता है। पहला विधानसभा का क्या होगा अभी से तो कहना कठिन है। मैं मध्य प्रदेश में घूमा था, कोई सर्वे नहीं किया, कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मध्य प्रदेश में घूमा था साधारण, और मेरा तरीका ये होता है कि किसी को नहीं बताना, और पत्रकारों को तो बिल्कुल नहीं, और किसी नेता को भी बिल्कुल नहीं। सड़क पे घूमना, मोहल्लों में जाना, बात करना, बुढ़िया से बात करना, ये सब करना। मध्य प्रदेश में बीजेपी हारेगी और बुरी तरह से हारेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैं खुद नहीं गया हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस दोबारा आ सकती है। राजस्थान में एक फेयर चांस है, क्योंकि कांग्रेस की समस्याएं हैं और बीजेपी की घोर समस्याएं हैं, तो मतलब वो समस्याओं का आपस में कंपटीशन हो रहा है वहाँ। और सरकार ने कुछ बेहतर काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ उनको एक चांस है, पर अभी श्योर नहीं हो सकते। जो असली दिक्कत है वो ये कि इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 19 में तो बिल्कुल नहीं पड़ा था, लेकिन आप ये याद रखिए 19 में 18 के विधानसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव के बीच में एक घटना हुई थी। अब वो घटना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इस पर तो शोध चल रहा है। तो वो पुलवामा और बालाकोट जो हुआ था, उससे सबका मिजाज बदल गया था। नहीं तो कांग्रेस को 5-10 सीटें तो इन राज्यों में 5-5, 7-7 सीट तो आ ही जाती। ये तो पूरा पलट गया ना उसके बाद। लेकिन दूसरा ये भी सच है
कि ऑपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पे एक विकल्प की छवि 2019 में नहीं दे पा रहा था। अब इंडिया कोalition बना है, जो कि उस वक्त उस तरह का नहीं था। कोalition भी बना है, और इससे सबक यही है कि केवल गठबंधन कर लेना पर्याप्त नहीं है। आपको लोगों के सामने एक वैकल्पिक एजेंडा रखना होगा जो राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा हो, केवल राज्य स्तर का नहीं। राज्य स्तर पे जीत के भी आप राष्ट्रीय चुनाव में हार सकते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई चेहरा, राष्ट्रीय स्तर पे कोई एजेंडा, राष्ट्रीय स्तर पे सरकार विकल्प दे सकने की संभावना पेश करना जरूरी है, जो अपोजिशन तब नहीं कर पाया था। और इसलिए आपका कहना सही है कि अगर अपोजिशन जीत भी जाता है इन तीनों राज्यों में, तो भी हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो लोकसभा में जीतेगा। हालांकि ये भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मोदी जी हमेशा जीतेंगे, ये भी थोड़ा जल्दी हो जाती है ना। जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते हैं, वो आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं, हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हैं, और वहीं पर व्यक्तिगत जीवन में भी वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हैं। वहीं अगर किसी टीवी चैनल पर देख लिया जाए तो वही नेता आपस में लड़ते हुए भी नज़र आते हैं। तो चल क्या रहा है ये, मतलब क्या करना चाह रहे हैं वो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या चला रहे हो आप लोग? कि वो आदमी जो अच्छा भला होता है, ठीक ठाक एक दूसरे से बात करता है, दो नेता एक दूसरे से हंसी मजाक में बात कर लें, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। वैचारिक मतभेद हों, राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन आपको एक शालीनता एक दूसरे के साथ रखनी चाहिए। अगर ये नेता एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, इसमें कोई भी स्कैंडल नहीं है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दिक्कत ये है कि ये जो हमने इस देश में टीवी की बीमारी पैदा कर दी है, और इसलिए मैं रवीश कुमार की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मानसिक संतुलन रखना है, टीवी बंद कर दो। ये टीवी वालों ने जो काम करना शुरू किया है, मैं तो देखता हूँ चैनल पे 9 बजे दंगाई लोग बैठ के शो चला रहे होते हैं। आप मेरी बात मत मानिए, आप भगत सिंह को पढ़िए। भगत सिंह ने इस मीडिया के बारे में, उस जमाने की मीडिया के बारे में लिखा था। उन्होंने तब ये कहा था, ये लाला लोग या ये सब, ये तो प्रायोजित दंगा करवाने का काम करते हैं। दोष आप देते हैं नेता झगड़ रहे हैं। अरे आपको टीआरपी के लिए उनको झगड़वाने की जरूरत है। नेता ना झगड़े तो इनके बेचारों की दुकान बंद हो जाएगी। तो प्रश्न तो मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि आप ये क्या करवा रहे हो अच्छे खासे लोगों के साथ, और इस देश के वातावरण को दूषित करने का जितना काम मीडिया ने किया है। मैं काफ़ी मीडिया कर्मियों के सामने इस वक्त बैठा हूँ और मैं कोई उपदेश देने की मेरी कोई स्थिति नहीं है। एक बात कहूँगा, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी कभी तो होगा ना, ईमानदारी से लिखा जाएगा। इतिहास किसी को नहीं बख्शता। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, आखिर इंदिरा गांधी के बारे में भी हम सच बोलते हैं ना। जिस दिन सच लिखा जाएगा, आज हिंदुस्तान के मीडिया में जो हो रहा है उसके बारे में शर्म से सर झुकाएंगे हम सब लोग। जैसे इमरजेंसी में जो जुडिशरी ने किया था ना, उसके बारे में आज जब इमरजेंसी में जुडिशरी का और जबलपुर हाई कोर्ट जजमेंट के बारे में होता है, तो हर जज थोड़ा सा यूं करके देखता है। जब उन 2022, 23, 24 के हिंदुस्तान के मीडिया का जिक्र होगा, आप सब लोग अच्छे जर्नलिस्ट हो, बड़े हो, तब आपका नाती पोता आपसे पूछेगा उन दिनों क्या हो रहा था नाना जी, चाचा जी। आप शायद इधर उधर देखोगे, उसकी आंख में नहीं देखोगे। बहुत बुरा हो रहा है इस वक्त। योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी एमएसपी की जो ट्रेन थी वो कहाँ छूट गई? 1 साल लंबा आंदोलन चलता है, उसमें इस मांग को प्रमुखता से रखा जाता है, लेकिन कानून नहीं बनती, कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद अभी भी हर दूसरे दिन हरियाणा में इस कानून को लेकर के मांगे उठती हैं, प्रदर्शन होता है। हाल ही में कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है इसका। क्या कहेंगे आप? ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि किसान आंदोलन की सारी मांगे पूरी नहीं हुई। आपको ये भी ध्यान होगा कि शायद इस देश के इतिहास में किसान आंदोलन एकमात्र आंदोलन था जिसने केंद्र सरकार को पार्लियामेंट से पास हुए और प्रेसिडेंट की मोहर लगे हुए 3 कानून वापस लेने पे मजबूर किया हो। मेरे को ऐसा कोई आंदोलन ध्यान नहीं आता। उसके अलावा एमएसपी की मांग रह गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसके लिए संघर्ष करना होगा। हमने पहले दिन से ही कहा था कि अब एमएसपी के लिए एक नया संघर्ष करना होगा, उसकी तैयारी चल रही है। किसान आंदोलनों ने नवंबर के महीने में पूरे देश भर के अंदर इसका आह्वान भी किया है, और अभी 24 तारीख को किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन मिलकर कर रहे हैं।
एमएसपी का सवाल, यानी कि किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिले, ये इस देश के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसके लिए एक नए और बड़े संघर्ष की ज़रूरत है। और किसान आंदोलन इस पे लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया कोएलिशन को जो काम करने चाहिए उनमें से एक काम ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को खुल के पब्लिक के सामने आके कहना चाहिए कि ये बीजेपी करे ना करे, जब हमारी सरकार बनेगी हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। तो एमएसपी की स्ट्रगल शुरू यहाँ से होगी। पहले ऑपोजिशन को दबाइए, उनके मुंह से निकलवाइए, उसके बाद अगर वो सत्ता में आते हैं या उनके दबाव में दूसरी पार्टी देती है, इसी तरह से लोकतंत्र में परिवर्तन होता है। लड़ाई जारी है और मुझे विश्वास है लड़ाई सफल होगी। चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद एक बहस छिड़ जाती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी, घोटालेबाजी हो गई, वोट की चोरी हो गई। तो आपका इस पे क्या टेक है? अगर अब जो चुनाव होंगे तो उसमें बैलेट पेपर से होने चाहिए या फिर ईवीएम से होने चाहिए? मैंने आपको कहा ना, देश में ऐसा कुछ बन गया है हमारे देश में, क्योंकि हम अगर आप बीजेपी के पक्ष में हैं तो आप फलां तरह की चीज़ें कहेंगे। बिल्कुल हमारे देश में क्या हो गया, कुछ सोच विचार के अपनी बात रखने की बजाय खेमेबंदी हो गई है हर चीज़ की। तो मेरे तमाम दोस्त सोचते हैं कि मैं ज़रूर कहूँगा कि ईवीएम में घोटाला हुआ है और मोदी जी ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बने हैं। मैं ये कहता नहीं हूँ कभी, क्योंकि ये बात सच नहीं है ना। और राजनीति में सब चीज़ों से कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन सच से भी तो कमिटमेंट होना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता मोदी जी ईवीएम के घोटाले की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। घोटाला किया है, लेकिन वो घोटाला यहाँ किया उन्होंने। और ये जो ये है ना फ़ोन, ये इस वाली स्क्रीन में उन्होंने घोटाला किया है। उसके ज़रिए ये रिगिंग हुई है। ये रिगिंग ईवीएम में नहीं हुई है। देखिए क्या होता है कि जो लोग कहते हैं, मैं उनकी बात समझता हूँ, वो तीन चीज़ें देखते हैं। पहला कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप उसमें मेल फंक्शनिंग उसको बदल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वो देखते हैं कि अच्छा क्या मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे ना ना ये तो गलत काम है, हम गलत काम कभी नहीं करते। हर एक को इस देश में उत्तर पता है इस सवाल का क्या होगा। और तीसरा वो इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते हैं कि क्या अंपायर कहेगा कि नहीं नहीं गलत काम मैं कभी नहीं करने दूंगा। अब वो बेचारों की स्थिति देख लेते हैं दयनीय, तो उनको तो ये तीन चीज़ें जोड़ के लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसका मतलब है ईवीएम में घोटाला हुआ है। मैं कहता हूँ इससे केवल इतना साबित होता है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, लेकिन मेरी निगाह से ईवीएम में ऐसा कोई बड़ा घोटाला जिसकी वजह से कोई पार्टी जो कि ज़मीन पे लोकप्रिय न रही हो लेकिन जिसकी सरकार बन गई हो, ऐसा मेरी निगाह में अब तक नहीं आया है। मैंने लोगों से एविडेंस भी मांगे हैं, कहा है कि भाई आप मेरे को एविडेंस दिखाओ। मैं तो मानना मतलब कोई मैं मोदी जी का मित्र तो नहीं हूँ ना, एविडेंस दिखाओगे तो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को अब तक एविडेंस नहीं मिला है। एकमात्र एविडेंस जो अभी आया है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बहुत शानदार पेपर लिखा है जिसके बारे में तमाम बहस हो रही है, क्योंकि वो तो इस देश में गाली गलौज का हमारा संस्कार है, सार्वजनिक जीवन में कोई पढ़ता तो कुछ है नहीं। बहुत शानदार पेपर लिखा है। मेरे विचार से इलेक्शन स्टडीज़ के मैंने आज तक जो सबसे गंभीर पेपर पढ़े हैं उनमें से एक है। वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव में कुछ हेराफेरी हुई है, वो पेपर कहता है। लेकिन वो ईवीएम को दोष नहीं देता, आराम से ईवीएम के मामले को एक पंक्ति में समाप्त कर देता है कि ये ईवीएम असली कारण नहीं है, इसको भूल जाइए, दूसरी चीज़ देखिए। और वो पेपर दिखाता है कि 2019 के चुनाव में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बिल्कुल क्लोजली फॉट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, उनका परिणाम ऐसा है जो कि स्टैटिस्टिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में असंभव है। तो कुछ दाल में काला है, वो दिखाता है। लेकिन वो पेपर भी कहता है कि अगर ऐसा हुआ है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पड़ा होगा। तो अगर बीजेपी को 18 सीट मिल भी गई, ना भी मिलती, तब भी बीजेपी मेजॉरिटी में थी, है ना। तो मेरा ईवीएम के बारे में इसलिए कहना है कि पहला तो मेरा अपने तमाम दोस्तों से कहना है कि देखिए, जो सड़क इस देश की जनता से संवाद करने का काम है और जिसमें हम लोग फेल हुए हैं, उसकी जिम्मेवारी ईवीएम के सर पे मत मढ़िए। अपने काम को आसान मत कीजिए, मुश्किल काम है, करना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ तक ईवीएम का है, उसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। ईवीएम छोड़ के पुराने बैलेट पे जाने की मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तमाम तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते थे, ये सब चीज़ें दोबारा नहीं करनी चाहिए। दो काम सिर्फ कीजिए और वो गारंटी से कीजिए। नंबर एक, जो जितने बैलेट, जितने वोट पड़े और जितने वोट ईवीएम में पड़े, दोनों का मिलान कर लीजिए। आप कहेंगे तो होना ही चाहिए, एक्चुअली होता नहीं है। जो रजिस्टर पे जितने वोट पड़े
और ईवीएम में जो वोट पड़े दोनों की संख्या अलग अलग होती है। और एक बार गलती से इलेक्शन कमीशन ने इसको वेबसाइट पे डाल दिया, लोगों ने पकड़ के दिखा दिया तो अलग है, इलेक्शन कमीशन ने उसको ठीक करने की बजाय उस डेटा को गायब कर दिया। तो पहला, बूथ लेवल पे दोनों का मिलान कीजिए, इसकी पहली ज़रूरत है। इसके बिना सील नहीं हो सकती, अगर मिलान नहीं होता तो सील नहीं होगी वोट। और दूसरा कि जितनी वीवीपैट की पर्चियां हैं, पर्चियों का और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट हुआ है दोनों का मिलान कीजिए, उसके बिना इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये होने पे तो साहब 12 घंटे लग जाएंगे, तो किसने कहा है कि T20 का मैच होना चाहिए भाई? मैं उस ज़मानों में भी काउंटिंग करता था जब 72 घंटे लगते थे, तब भी दुनिया देख लेती थी। वो आपको टीवी पे ज़्यादा ही टीआरपी मिल जाएगी, कम नहीं होगी, मगर देश के लिए ज़रूरी है। कोई ज़रूरी इसको 3 घंटे का मैच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीवीपैट और उसका मिलान कीजिए। योगेंद्र जी, सवाल मेरा जो भविष्य बनाने वाली बात है उससे जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में आप दिखाई दिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आप कर्नाटक में सिविल सोसाइटीज़ को एक करते दिखाई दिए। वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश को लेकर भी खबरें जो हैं आई कि आप वहाँ पर भी सिविल सोसाइटीज़ को एक करने की कोशिश में लगे हैं। आपने खुद बताया कि आप प्रवास पर भी थे मध्य प्रदेश के। तो क्या कांग्रेस की गुड बुक्स में आके योगेंद्र यादव राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ दिखाई तो दिए। मुझे लगता है कई बार हम काम वाम करते रहते हैं, दिखाई नहीं देते, और फिर मेरे को लोग सड़क पे पूछते हैं योगेंद्र जी आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैं कहता हूँ भैया जिनके हाथ में कैमरा है वो नहीं दिखाना चाहते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको दिखाई तो दिए हम, है ना। दूसरा, क्या हम ये अगर राज्यसभा की टिकट लेनी होती तो मेरे पास एक अपेक्षाकृत आसान रास्ता था, क्योंकि मेरे घर पे आके 4 लोगों ने मुझे ऑफ़र की थी और उसका सिर्फ इतनी कीमत थी कि मुंह बंद रखना था। 2015 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी थी और जब मैंने पार्टी से कुछ सवाल पूछे थे तो मेरे पास 4 लोग आए थे। उन्होंने कहा था राज्यसभा तो आपकी है ही है, आप ये सब सवाल मत पूछिए। मैंने कहा था भैया अगर सवाल नहीं पूछूंगा, मुंह बंद रखूंगा तो मैं राजनीति में किस लिए आया हूँ। तो अगर वो राज्यसभा लेनी थी तो इतना सब 2000 किलोमीटर चलने की ज़रूरत नहीं थी, वो उससे कम में काम बात जो चल के मेरे कमरे में आए थे, है ना। और क्या ऐसा सोचना संभव है कि दुनिया में हर चीज़ किसी कुर्सी के लिए नहीं की जाती? ये अटपटा विचार है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करती होंगी ना जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, जो सिर्फ कुर्सी और कैरियर के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें आप करती होंगी क्योंकि आपको लगता होगा ये अच्छी हैं, करनी चाहिए। मेरे पिताजी चाहते तो वो भी इनकी तरह तलवार डंडा लेके मुसलमानों को खोजने निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि गलत है, इंसान के रूप में करना गलत है। किशन पटनायक 32 साल की उम्र में एमपी बन गए थे। चाहते तो रिटायर होते। एमपी लोगों के कितने बड़े बड़े बंगले होते हैं ना। किशन जी जब मृत्यु हुई उनके पास अपना घर नहीं था, है ना। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आँख से देखा। आप सबका भी ऐसा सौभाग्य बनेगा, मेरी ऐसी इच्छा है। योगेंद्र जी, राज्यसभा पर बात हुई तो पहली बात तो ये कि आप प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे तमाम लोग जो उस वक्त पार्टी से एग्जिट हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर, अंदर खाने सबको मालूम था कि ये लड़ाई राज्यसभा की ही थी। अब चूंकि 8 साल हो गए हैं उस बात को, तो आप कह सकते हैं, आप ये कैसे अंदर खाने से पता, मेरे को खुलासा कर दीजिए। नहीं, मेरा और प्रशांत भूषण का जाना राज्यसभा का मामला था। आपको कुमार विश्वास भी पार्टी से गए, ये सबको मालूम है, राजनीतिक हितों का खेल है। कुमार विश्वास हमसे 1.5-2 साल बाद गए, अलग गए, और उन्होंने खुद कहा राज्यसभा का मामला था, तो वो तो मैं समझ सकता हूँ। अंदर खाने की नहीं हो तो बाहर की बात है। मेरी अंदर खाने की बात आप मुझे समझा दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। आप खुफिया रिसर्च आपने की है, मुझे बता तो दें। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आके मेरी टेबल पे राज्यसभा टिकट ऑफर की, किसने की, नाम बता दीजिए फिर। 4 लोगों ने। 4 लोग कौन थे? वक्त मैंने उस वक्त सारा बताया था, लिखा है मैंने इस सब के बारे में। आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, आप पूरा पढ़ लीजिए। मेरे को घर आके टिकट ऑफर की गई थी उस पार्टी के द्वारा जिसके पास 70 में से 67 सीट थी। लेकिन उस पार्टी ने भी आपके साथ फिर मारपीट की, जिस तरह के आरोप लगे, जो क्योंकि मैंने ना कर दिया उन लोगों को। मैंने कहा कि ये नहीं करूंगा, मैं तो सच बोलूंगा। और प्रशांत भूषण किसी राज्यसभा की टिकट ले रहे थे, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी के मुंह से। आप शायद प्रशांत भूषण को जानते नहीं हैं, एक बार कभी मिल आइए उनसे।
आपकी धारणा बदल जाएगी। ये हम जो मान के चलते हैं ना कि इस दुनिया का हर इंसान बिकाऊ होता है, ये आप अपने बारे में बहुत छोटी सोच रखते हैं। नहीं, राजनीति तो देखिए फायदे का खेल है, इसमें तो खैर और अपना अपना टेक है इस पर। जयप्रकाश नारायण राजनीति नहीं करते थे। मैं तो इतना मैं अजीब सोच, देखिए मैं कितना, देश कैसा हमारा कहाँ पहुँच गया है। जिस चीज़ को मैंने युग धर्म बताया, आप कहती हैं तो सब नफ़े का खेल है। 90% लोग करते हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, और हम आप उसकी आलोचना भी करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये मान के चलना कि इस देश में जो कोई राजनीति करता है सब नफ़े नुकसान का खेल करता है, बिल्कुल वैसे ही मानना है। नहीं, अपवाद को तो स्थान देना चाहिए। लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए ना। सड़क पे लोग बिल्कुल मिलते हैं, अरे हर पत्रकार बिकाऊ होता है, अरे वो बोल रहा है ज़्यादा, अच्छा उसको थोड़ा कम पैसा मिला होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देना। मैं कहता हूँ भाई होंगे, हो सकता है 80% हों, लेकिन ऐसे भी पत्रकार इस देश में हैं जो बिकाऊ नहीं है। आप सहमत हैं ना मुझसे? हाँ। कुछ पत्रकार हैं ना जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे राजनेता क्यों नहीं हो सकते? तो अपवाद को मैं स्थान तो दे ही रहा हूँ, फिर अपवाद को स्थान इसीलिए दे रहा हूँ मैं। तो अब फिर इसके अगली कड़ी का प्रश्न ये है कि विचारधारा आपकी क्या है? कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप वामपंथ की विचारधारा की तरफ आपका झुकाव है। अभी इस मौजूदा दौर में आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि आपकी अपनी विचारधारा क्या है और किस तरह की विचारधारा को आप अपने सबसे करीब पाते हैं? इस देश में इतना संकट हो गया, और मैं कहता हूँ एक मायने में इतनी अनपढ़ता आ गई है कि हम कुछ बिल्कुल सामान्य चीज़ों के बारे में ऐसा वो होते हैं। आप आजकल आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भैया मैं कब नहीं करता था। देखिए वामपंथ के बारे में लोगों के, जैसे अब ये हो गया ना, जो तिलक लगा ले वो हिंदुत्व वाला, ऐसा तो नहीं होता ना। तिलक लगाने वाले कई लोग हैं जो कहते हैं, मतलब इनकी सब झूठ को वो करते हैं। जिसे वामपंथ कहा जाता है, वो वामपंथ का मतलब अगर ये है कि जो लोग गरीबों के साथ खड़ा होते हैं और कहते हैं कि गरीब को इस देश में अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे रखा जाना चाहिए, तो मैं कॉलर ऊपर करके कहूँगा मैं वामपंथी हूँ। अगर इतना याद रखिए, इस अर्थ में सिर्फ मैं ही वामपंथी नहीं हूँ, इस अर्थ में इस देश का संविधान वामपंथी है। अब क्या करें, संकट तो बड़ा भारी है। ये संविधान में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, समानता, न्याय, ये सब चीज़ संविधान में लिखी हुई है। सेकुलरिज्म भी जो है ना, ये भी इन्होंने संविधान में लिख दिया है। तो मैं इस देश के संविधान के साथ हूँ। आप वैसे मेरा वैचारिक जाति और गोत्र पूछना चाहें वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जाति गोत्र के बिना बात नहीं बनती। मेरी जाति है समाजवादी। समाजवादी मतलब लोहिया, गांधी लोहिया जयप्रकाश की जो परंपरा है, जो कम्युनिस्ट नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में वामपंथ की 2 अलग अलग धाराएं रही हैं। वो जो कि कम्युनिस्ट थे और दूसरे जो उनके घोर विरोधी थे, एंटी कम्युनिस्ट लेकिन सोशलिस्ट, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश वाले थे। तो मेरी जाति गांधी लोहिया जयप्रकाश का सोशलिज्म है और मेरा गोत्र लोहियावादी है। ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मैंने शुरू किया। लेकिन मैंने केवल उनकी पूंछ नहीं पकड़ी ना, उसके बाद मैंने अपनी आंख भी खोली, मैंने दुनिया को देखा भी, वो सब किया। तो अगर समाजवाद का मतलब ये है कि इस देश में जहाँ इतनी गरीबी और विषमता है, इस देश में समानता की मांग करना, गरीब अमीर का अंतर कम हो इसकी मांग करना, अंतिम व्यक्ति के लिए बेहतरीन काम किए जाएं, अंतिम व्यक्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता मिले, छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं समाजवादी हूँ। अगर समाजवादी होने का मतलब ये है कि सोवियत संघ में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, स्टालिन ने लाखों लोगों को मरवा दिया, बहुत अच्छा हुआ, तो छाती ठोक के कहता हूँ पहले दिन से इसका विरोध किया है, घोर विरोध किया है। और मैं समझता हूँ दुनिया के लिए कभी भी मिसाल नहीं रहा है ना। कम्युनिस्ट पार्टी के तो दिक्कत ये कि आज लोग, ये जो 2 धाराएं रही हैं वामपंथ में, आज लोगों का उसका स्मृति लोप हो गया है। अब वो सबको लगता है अच्छा जेएनयू में पढ़ा है, लाल रंग का कुर्ता पहना है, दाढ़ी है, जरूर लेफ्टिस्ट होगा। अब इस तरह की फुहड़ता का क्या किया जाए, है ना। वो तो चलता है, अब कोई टीका लगा ले तो जरूर बीजेपी का सपोर्टर होगा। इस तरह की फुहड़ता का क्या किया जाए। तो उसे छोड़ के वैचारिक रूप से, ये तो मैंने अपना आपको गोत्र जाति बता दिया। अगर साधारण भाषा में कहना हो तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो 3-4 मूल्य लिखे हैं, उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध महसूस करता हूँ। भारत का स्वधर्म, जब बातचीत शुरू हुई थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया था ना, भारत का स्वधर्म। और भारत का स्वधर्म केवल संविधान में नहीं है, भारत के स्वधर्म
2-3 हजार साल से इस सभ्यता का स्वधर्म रहा है, जिसके पीछे है करुणा, मैत्री और शील। ये 3 सबसे बड़े क्वालिटी गुण हैं। करुणा, मैत्री, शील। करुणा को आजकल हम सोशलिज्म कहते हैं, मैत्री को आजकल हम सेकुलरिज्म कहते हैं, और शील को आजकल हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये मेरे मूल्य हैं, इनके लिए प्रतिबद्ध था, हूँ, और अब तो बुढ़ापा आ गया, रहूँगा। आपने एक अच्छी बात कही कि ना कि खुद से सच बोलो, ये समझदारी की बात है। सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा 2 होगी, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल हो गया है। जब भी सुप्रिया श्रीनित बैठी थी, आलोक शर्मा बैठे थे यहीं पर, तो उनसे पूछा तो बोले हाँ विचार कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी अभी मुलाकात हुई राहुल गांधी से, तो क्या ये जो मुलाकात हुई है तो उसमें विचार कर रहे हैं, वो विचार जो है एग्जीक्यूशन पर आने वाला है? इसके बारे में आज मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा चल रही है। मेरे ख्याल से फाइनल फैसला नहीं हुआ है। मेरी अपनी धारणा ये रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखाया कि ज़मीन पे उतरने से देश बदलता है। और राहुल गांधी के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से ये बात सामने आई कि राहुल गांधी जब जनता के बीच में होते हैं तो उनका व्यक्तित्व भी खुल के आता है और सहज सरल तरीके से वो करते हैं। तो राहुल को जनता के बीच में रहना चाहिए, ये मेरी अपनी धारणा भी है। दिल्ली विल्ली में कम टाइम लगाना चाहिए, संसद में तो बहुत ही कम समय लगाना चाहिए, और जनता के बीच में रहना चाहिए, सड़क पे रहना चाहिए। अब सड़क पे रहने का तरीका यात्रा हो या कुछ और हो, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरी अपनी धारणा है, किसी और की धारणा पर मेरे ख्याल से अभी कोई अंतिम फैसला इस पे नहीं हुआ है। किसी ना किसी तरह का भारत जोड़ो यात्रा का जो इनिशिएटिव था उसको आगे ले जाना अपरिहार्य है, होगा। उसका स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन आप किसी कांग्रेस वाले से पूछिए, वो बेहतर। जी। एक चीज़ और कि आपका आर्टिकल बहुत बेहतरीन था, वो आर्टिकल जो आपने इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर लिखा, को हमने चर्चा में भी लाया था, आपके साथ बातचीत हुई थी। आपने कहा कि ये बेईमानी होगी कि इतनी जल्दी ये कह देना कि बीजेपी जो है हार जाएगी, और ये जो है बेकार की बातें हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे हिसाब को देखना चाहिए। और जहाँ पर जो सीट्स का जो आपने बताया कि किस तरीके से सीट का जो उत्खनन है, एक तरह से माइनिंग है, वो बीजेपी कहाँ से कर रही है। अगर आप ठीक हिसाब लगा पाएँ, बिल्कुल आप सेफोलॉजी छोड़ चुके हैं, तो अभी के तौर पर इंडिया कहाँ टिक रहा है? मतलब बिल्कुल ही नहीं टिक रहा है, या फिर मतलब कि कुछ तो इनिशिएट हो गया है? हाँ, मतलब 150 नहीं, अभी वर्तमान में 150 हैं, करीब 200 चले जाएंगे आज की तारीख में। और आपको सच में लगता है कि ये हरा देंगे? देखिए, आंकड़ों वाले चक्कर में तो मैं पढ़ूंगा नहीं, है ना। वो आपने बेट तो दिया है, लेकिन वो मैं दूंगा नहीं। और कई बार मैं सोचता हूँ ये लोग कौन थे जो कि इलेक्शन की फोरकास्टिंग किया करते थे। आप और प्रणव रॉय साहब थे जिनको देखकर हम बड़े हुए और हमने ये सवाल करना शुरू कर दिया। जी, मैं उसी का इशारा कर रहा था। तो वो तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो ये कि इंडिया बनने से एक उत्साह का सृजन हुआ है, एक पॉजिटिविटी आई है, लोगों को ये कि हाँ भाई अच्छा कुछ विकल्प हो तो सकता है। देखो ये लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, ये सब सवाल चर्चा आनी शुरू हुई है, इससे पॉजिटिविटी है। मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी 2024 में हार सकती है, उसे हराना संभव है। बीजेपी की स्थिति पतली है, लेकिन उससे ये निष्कर्ष निकाल लेना कि बस बल्ले बल्ले जीत गए, ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष होगा। कांटे की लड़ाई है, ये खुला चुनाव है, इसमें आने वाले कुछ समय में क्या होता है वो देखना होगा। इंडिया अलायंस को अभी बहुत काम करना है, ख़ास तौर पे हिंदी पट्टी में। ये जो हिंदी स्पीकिंग एरिया प्लस गुजरात, ये जो इलाका है, इसमें बहुत काम करने की फ़िलहाल ज़रूरत है। लेकिन अगर करेंगे तो ये चुनाव पलट सकता है। और इसमें ये भी एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि मोदी जी आखिर में कुछ ना कुछ तो खेल दिखाएंगे। अब वो खेल क्या होगा, कहाँ होगा, किस स्वरूप में होगा, मैं तो बता नहीं सकता। तो बड़ी बातें वही जाने, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष जैसी तैयारी कर रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, ताकि लास्ट मिनट पे वो जो 2-2.5% का खेल होता है उसको भी पाटने की तैयारी करनी होगी। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, ये चुनाव ऐसा नहीं है जिसके बारे में अभी से आप कह सकें कि भैया अब तो ये तो सेटल हो गया। ये सेटल नहीं है, खुला चुनाव है। और ये कहने के बाद अब मेरी दिलचस्पी ये है कि इस खुले चुनाव को किस तरह से देश बचाने की दिशा में मोड़ा जा सकता है ना। ये कोई बारिश तो नहीं है जिसकी मैं भविष्यवाणी करूं कि कल होगी कि नहीं। अगर बारिश को मैं रोक सकता
बदल सकता तो मैं भविष्यवाणी ना करता, फिर मैं देखता कि बादल को कैसे हिलाएं। बम्बई में शरद पवार और अजीत पवार की कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है, अजीत पवार और शरद पवार के बीच में फिर जो है तालमेल बन गया है। यहाँ दिल्ली में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अपने डिस्कशन में ला रही है कि साहब सीटें दो, वहाँ कांग्रेस कह रही है कि साहब हमारे पास 7 सीटें जो हैं रहेंगी। वहाँ एक बार सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं कि 20 सीटें भूल जाओ, 13 प्लस यानी कि पंजाब प्लस 7 दिल्ली की। ये सब जो अभी से ही चालू हो गया है, कह सकते हैं कि लंबी यात्रा, इसमें खटपट होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर देखें कि पटना और फिर बंगलुरु और फिर अब जो बम्बई जाना है, तो पटना बंगलुरु में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जब सीट शेयरिंग फार्मूला आएगा तभी खटपट आएगी सबसे ज़्यादा। देखिए, इंडिया के बारे में हैरानी की बात ये नहीं है कि कितनी खटपट हो गई है, हैरानी की बात ये है कि कितनी कम खटपट हुई है अब तक। कहाँ वो थे, कहाँ आज हैं। आप देखिए कितनी कम खटपट हुई है। एक ज़माने में ममता दी ने क्या कुछ नहीं कहा, एक ज़माने में अखिलेश जी ने क्या कुछ नहीं सोचा, नीतीश कुमार ने पहले क्या नहीं कहा। वो सब देखते हुए मैं तो समझता हूँ, अगर आप उस संदर्भ में देखें और जैसा ऑपोजिशन 1-1.5 साल पहले था, उसमें कितने लोग आज से 6 महीना पहले कह सकते थे कि ये लोग इकट्ठे एक कमरे में बैठ भी जाएंगे, एक नाम तय कर लेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो हुआ है बहुत कुछ हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीटों के बंटवारे के मामले में वहीं पे साबित होगा कि कितनी दूरदर्शिता है, कितनी समझदारी है, कितना देश के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख सकते हैं। उस सब का इम्तिहान होना बाकी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी ये चुनाव अभी होना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी से हम तय नहीं कर सकते किसी भी तरफ से। योगेंद्र सर, आपका खूब धन्यवाद करूंगा कि आप इस मंच पर आए और तमाम जवाब दिए। इस डिस्क्लेमर के साथ ही आप जा सकते हैं कि आप फिर से इस मंच पर आएंगे और फिर से सवालों के जवाब देंगे। डिस्क्लेमर काहे को भाई, बिल्कुल खुशी से जवाब दूंगा। ये मैं समझता हूँ जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनकी एक न्यूनतम जिम्मेवारी होती है कि सवालों का जवाब दें, सवाल पहले से प्रायोजित ना हो और आम खाने के बारे में ना। ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, और कभी आपके मन में भी इच्छा होती होगी ना कि ऐसे ही प्रधानमंत्री भी बैठे और आप ऐसे बिना प्रायोजित सवाल उनसे पूछ सकें। मतलब आपकी कामना भी पूरी हो, ये मेरी भी इच्छा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना कोई खराब मिजाजों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वैचारिकी से आते हों। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को कभी कभी सवालों का सामना करना चाहिए। 10 साल में एक बार तो कर ही लेना चाहिए ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए और आगे फिर से मिलेंगे, ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सवाल आए, शुक्रिया बहुत बहुत।